गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा आपका हुआ होगा। एनर्जी के साथ दिन का आगाज करना चाहिए, नाश्ता तगड़ा करें और दिन का आगाज भरपूर करें। लेकिन होता ही है, कुछ ऐसे मामलात होते हैं, कुछ ऐसी बात होती है, या कभी कभी एक ऐसा पेपर होता है जो आपके पास आता है, या एक मैसेज ऐसा होता है जो आपके पास आता है, आपकी एनर्जी लो हो जाती है। वो कोई भी मतलब ये तो बिल्स हो रहे होते हैं, अक्सर आप परेशान हो रहे होते हैं उन चीजों की पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए। ये मैं देखे बिल ऐसे भी हर मंथ आना है, नहीं वैसे काफी लोग, हाँ, जो अचानक से कोई चीज अचानक वाला, है ना, ये अचानक मेहमानों की बात हम नहीं कर रहे, वो भी इतने भारी नहीं लगते जितने हमें कभी कभी अचानक आने वाला फर्रा लगता है। मैं बात करूं जनाब एक ऐसे फर्रे की जो कि हम सब एज अ पेरेंट समझते हैं कि जो जनवरी के महीने में आता है एनुअल चार्जेस के नाम पर। क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं कि ठीक है जी, आप स्कूल की फीस पे ऑलरेडी दे रहे होते हैं, उस पे जनवरी में अलग से एक फर्रा आ जाता है जी, ये एनुअल चार्जेस हैं, जिसपे पेरेंट्स कहते हैं यार एनुअल चार्जेस क्या होते हैं। अच्छा, स्कूल वाले ज़ाहिर उस पर कहते हैं जी हम एनुअल चार्जेस अलग से लेते हैं। माय क्वेश्चन टू दो स्कूल्स, रादर ऑल स्कूल्स, जो कि एनुअल चार्जेस का फर्रा देते हैं पेरेंट्स को, अगर आपने एनुअल चार्जेस लेने ही होते हैं तो आप उसे पर मंथ डिवाइड क्यों नहीं करते, उसे हर मंथ की फीस के साथ क्यों नहीं ले रहे, पेरेंट्स पे आप क्यों बर्डनाइज कर रहे हैं। शुएब, इतने सारे एनुअल चार्जेस, इतने ज्यादा, तो बहुत ज्यादा, मतलब मैं लिटरली मैं हैरान होती हूँ कि इतनी इतनी फीसें, उसके बाद जो है यूनिफॉर्म हमारी इधर का लें, स्कूल का ही लें, मोनोग्राम वाला होना चाहिए, किताबें हमारे एक वेंडर है उससे आपको लेनी होगी, स्टेशनरी फलाने से आपको लेनी होगी, फिर एक्स्ट्रा जो यूनिफॉर्म्स होते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स वीक के, वो एक डिफरेंट चीज़ चली जाती है, फिर एनुअल चार्जेस, एंड देन फिर फीसों में जो है वो हर तरीके से हम देख रहे होते हैं कि इजाफा किया जा रहा होता है। तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि कोई स्क्रूटनी होनी चाहिए, कोई चेक इन बैलेंस होना चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। बिकॉज अब ठीक है, जो लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को उन स्कूल्स में, अब वो क्या करें, बच्चों को अगर आपने एकदम से इतने चार्जेस बढ़ा दिए तो क्या बच्चों का स्कूल चेंज कर दें? सही बात है। अच्छा, इस पे मेरा एक सवाल है स्कूल से, वो ये कि जब पेरेंट्स ये कहते हैं कि जून और जुलाई की फीस आप क्यों ले रहे हैं, उस पर आप ट्रांसपोर्ट की फीस भी क्यों ले रहे हैं, उसमें तो स्कूल बंद है, उस पर स्कूल वाले ये राय देते हैं कि जी हमने जो फीस है, जो सालाना फीस होती है, उसको डिवाइड किया होता है 12 महीने पर। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने वो फीस डिवाइड की है पूरे 12 महीने पे, तो फिर एनुअल चार्जेस को आपने डिवाइड क्यों नहीं किया? क्या ये खुला तजाद नहीं? ये आज हमारा सवाल था स्कूल वालों से। तो प्लीज इस पे लेट्स हैव दैट डिस्कशन, और स्कूल वालों से बात करनी चाहिए एज अ पेरेंट कि प्लीज इसको रिविजिट करना चाहिए इस थॉट को, क्योंकि स्पेशली वो लोग जो कि सैलरीड क्लास के होते हैं उनके लिए वाकई मुश्किल होता है कि ज़रा रेंट भी आपने देना है, आपने स्कूल फीस भी देनी है, आपने यूटिलिटीज के बिल भी पे करने हैं, आपने ग्रॉसरी भी करनी है, उसमें आपको एक एडिशनल ये एनुअल चार्जेस का फरा मिल जाना, दिस इज अ बर्डन। सो ये मेरा सभी का मौकफ भी ये था कि हम इस पर इसलिए बात करें ताकि थोड़ा सा डिबेट हो, चीजें बेहतरी की तरफ जा सकें। एनीवेज, कुछ और मौजूद जिस पे हम करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेता। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं, कहानियां गूंजेंगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। गाला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, the top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है।
Golden Pearl का Nutri-Serum वाला Healthy White Advanced Care Moisturizing Lotion. Love your skin. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। मेडल्स ही मेडल्स पाकिस्तान के हिस्से में, गोल्ड मेडल्स भी हैं, सिल्वर मेडल्स भी हैं, और जिस इवेंट की आज हम बात करने वाले हैं वो है जनाब इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ क्यूकेशन कराटे टूर्नामेंट, जो कि दुबई उज़्बेकिस्तान में हुआ है दिसंबर के लास्ट में। और इसमें जो पाकिस्तान की टीम थी ज़बरदस्त परफॉर्म उन्होंने किया है। लाइबा रब नवाज हैं, उन्होंने एक सिल्वर मेडल लिया, एक गोल्ड मेडल लिया। ईशा इरम ने लिया गोल्ड मेडल। इसके अलावा अली हसन हैं, उन्होंने 2 सिल्वर मेडल लिए। अब्दुल्ला हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। सो माशाल्लाह ज़बरदस्त मेडल्स। तो आज हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जी लाइबा रब नवाज और ईशा इरम। उन दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। ग्रेट टू हैव यू जी। ईशा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ग्रेट टू हैव यू जी। ये ट्रॉफीज और ये मेडल्स, ये हमारा सेट सजा हुआ है चूंकि हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो सबसे पहले तो जरा बताएं। अच्छा, मैं कहती हूँ इवेंट के बारे में तो हम जरा बात करेंगे। लाइबा, कितना अर्सा हो गया आपको करते हुए? एट द सेम टाइम शौक कैसे डेवलप हुआ? क्या हमेशा से वो जो हमने एक इमेज बनाया होता है ना कि जो बच्चे ज़्यादा लड़की ज़्यादा लड़ाका लग रही होती है यह होता है कि अच्छा पेरेंट्स कहते हैं ठीक है जी आप मार्शल आर्ट्स में चली जाएं, आप कराटे सीख लें, ऑल दैट। थोड़ा आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? अच्छा, मेरा थोड़ा डिफरेंट है, मैं बिल्कुल भी एथलेटिक नहीं थी शुरू से। ओके। लेकिन ये कि मेरे फादर और मेरी फादर की साइड जो है वो सारी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है। मैंने 4 इयर्स पहले स्टार्ट किया था और कोविड चल रहा था तो वैसे ही विजिट किया था और फिर विजिट किया और नेक्स्ट डे से क्लासेस स्टार्ट कर दी। ओके। तो आपका मतलब ऐसे ही किसी को देख के ऐसे विजिट करके आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। कंसिस्टेंट किस तरह रही? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत मज़ा आना शुरू हो गया करके। जब मैं कराटे करने जाती थी तो ऐसा लगता था जैसे सारा स्ट्रेस ख़त्म हो गया। और फिर जिस दिन मैं नहीं जाती थी तो मुझे कुछ एम्प्टी फील होता था, तो मैं अपनी ट्रेनिंग मिस ही नहीं कर पाती। दैट्स गुड। आपने उसका कंसिस्टेंसी ज़्यादा रखी है आपने। तो ईशा अपना ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करें, आपने कब स्टार्ट किया? क्योंकि ज़रा ब्लैक बेल्ट तक पहुंचना, इवेंट्स में जाना, इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करना, गोल्ड मेडल हासिल करना, इसके पीछे पूरी जर्नी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ये था, एक्चुअली स्पोर्ट्स तो हमेशा मेरी फैमिली में रहा। ओके। बट मैं कह सकती हूँ कि ओरिजिनली हमारा था ना कि मेरी नानी और अम्मा ने ना हमें सेल्फ डिफेंस का ज़्यादा कहा ना कि हमने किसी चीज़ में पार्ट लेना। ख़ास तौर पे ना ये वो वक्त था जब हरासमेंट केसेस बहुत बढ़ गई थी। ओके। तो उधर से एक्चुअली शुरू हुआ। फिर बाद में जाके ना पहले तो हमने हेल्थ के हिसाब से ज़्यादा देखा। फिर जब हमने देखा अच्छा बेल्ट्स का भी है तो ठीक है, हमने कहा ठीक है आगे जाते रहे। वाइट से ब्लैक तक का सफ़र। जी। तो उस हिसाब से फिर पहले तो यकीनन मुश्किल था क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरा गेम बास्केटबॉल और क्रिकेट में था। लेकिन जब मार्शल आर्ट्स किया ना तो पहले मुश्किल लगा, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जिस्म ने एडजस्ट उसी हिसाब से कर लिया। और मैं कह सकती हूँ मुझे तकरीबन अभी 10 साल होने वाले। 10 साल हो गए हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत लंबी जर्नी है आपकी माशाल्लाह। आपको कितने साल हो गए? 4 इयर्स हो गए। ओके। उनके मुकाबले देखिए जर्नी कम है अभी, 4 साल। तो अपने बारे में वैसे बताएं कि अदरवाइज क्या करते हैं, पहले आप बताइएगा लाइबा। इसके अलावा मैंने अभी अपनी स्टडीज़ ख़त्म की हैं। मैंने बैचलर्स किया है केमिस्ट्री में। ओके। और मैं टीचिंग कर रही हूँ। बच्चों को पढ़ाती है ना? जी बिल्कुल। तो मार धाड़ वाला चक्कर तो मुझे नहीं? लगता है सेल्फ डिफेंस भी सिखाती होंगी साथ साथ, ऐसे ही बच्चे वैसे ही डरते होंगे सभी। वो वैसे डरते होंगे, लेकिन वो एक नेचुरली होता है ना कि मुझे आता है, एंड यू नो द इम्पोर्टेंस, बिकॉज जब आप एक चीज़ में स्टेप इन करते हैं तो आपको पता होता है कि कितना ज़रूरी है खवातीन के लिए भी कि उनको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। तो आप मेरा ख्याल है बच्चों दोनों को सिखाती होंगी। नहीं, एक्चुअली मैं पढ़ाती हूँ प्राइमरी को, तो बच्चे बहुत छोटे हैं। ओके। ओके। अभी छोटे बच्चे हैं तो अभी से उन्होंने बताया ना कि ज़रूरी है सीखना ये। नहीं, हमारी वैसे बात होती रहती है इस चीज़ के बारे में, हम बात करते हैं, लेकिन फिजिकली अभी हम लोग स्टार्ट। ओके। और ईशा आप एमफिल कर रही हैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में। जी। थोड़ा बताएं क्या करना चाहती हैं वैसे इसी कराटे में, जो गोल्ड मेडल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और आपने उस चैलेंज भी करी, लेकिन उसके अलावा ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं? मेरा है कि मैं एनजीओ में किसी एनजीओ के पार्ट में लूँ, बिकॉज मुझे है एक्चुअली ना कि हेल्प वर्क सारा कुछ, सोशल वर्क। यस, सोशल वर्क में मेरा है दिल इस तरह से। ओके। अब थोड़ा सा दोनों मुझे बताएं बारी बारी इस इवेंट को लेकर भी, क्योंकि ज़ाहिर है हर इवेंट की अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है। हर स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि हर इवेंट का अपना एक उसका मयार भी होता है। थोड़ा सा बताएं मुझे इस इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ क्यूकेशन कराटे से मुताल्लिक लाइबा।
अच्छा, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन कराटे के बारे में बताती हूँ कि कराटे के बारे में सबने सुना है। कराटे जो स्पोर्ट्स कराटे और क्वेश्चन कराटे वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। अच्छा। ये फुल कांटेक्ट गेम है, हम लोग कोई गियर्स यूज़ नहीं करते, हमारे कोई सेफ्टी गार्ड्स नहीं होते और हमारी फुल देर मार्च 4:30। जी, हमारी फुल हिट है। ओके। तो ये इवेंट हमारा जो भी उज़्बेकिस्तान में हुआ था उसमें बहुत डिफरेंट कंट्रीज आए थे, हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स थे और हमारी डिफरेंट कैटेगरीज थी। मेरी 2 कैटेगरीज थी, एक काता कैटेगरी थी और एक कुमिते कैटेगरी थी और वेट वाइज कैटेगरीज होती हैं जैसे बाकी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में होती हैं, उसी तरह से था। और फिर इवेंट बहुत बड़ा था माशाल्लाह से, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे उस चीज़ को भी लेके और बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था इंटरनेशनली जाके खेलना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और उसके बाद फिर आपका मेडल भी आ जाए तो फिर एक वो डिफरेंट फीलिंग है। एंड ईशा, सिलेक्शन के पर्सपेक्टिव से भी बताएं, मुश्किल था बिकॉज अब तो बहुत सारी एथलीट्स आ चुके हैं इस फील्ड में। जी 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 आप बता दें, देन आप कंटिन्यू कीजिएगा लाइव। सिलेक्शन टीचर है ना वो। जी, सिलेक्शन का ऐसा होता है ना कि वो होता है ना कि कौन सा स्टूडेंट बहुत कंसिस्टेंट रहा है, ये भी बड़ी बात है। सही। बिकॉज से फॉर इंस्टेंस ना कि अगर आप अच्छा आप अभी आए हो और एकदम से टूर्नामेंट आया तो आपको टूर्नामेंट में एकदम से नहीं डाल सकते क्योंकि आपका जिस्म अभी बना ही नहीं। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ होती है ना कि आपकी कंडीशनिंग कितनी ज़्यादा है ना कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो इस खेल में आने के लिए। तो ख़ास तौर पे इंटरनेशनल बिकॉज क्योंकि वहाँ पे ना हर जगह की टेक्निक फ़र्क होगी, तो उस हिसाब से ना बंदे को बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सा एक खिलाड़ी तैयार है या कौन सा इसको अभी वक्त चाहिए। ओके। क्या जापानीज एथलीट्स सबसे ज़्यादा टफ होते हैं? मैं कहूँगी कि वो सबसे टेक्निकल होंगे। टेक्निकल होते हैं जी। ओके। टफ तो आई वुड से कि कहने की बात है कोई भी हो सकता है लेकिन टेक्निकल हर कोई नहीं हो सकता। ओके, टेक्निकली दे आर वेरी साउंड। यस, उनके क्योंकि मैंने अब क्लोज देखा हुआ है, बहुत वो ख्याल रखते हैं टेक्निक का ना। ओके। कि क्योंकि उन्हें पता है कि चलो रॉ स्ट्रेंथ ठीक है होती है, ज़रूर आपको पहुंचा देगी, लेकिन उन्हें एक चीज़ का बहुत वो ख्याल रखते हैं कि टेक्निकल ना किस तरह काउंटर करना है, किस तरह स्पीड बढ़ानी है, कहाँ स्ट्रेंथ इस्तेमाल करनी है, उसका बहुत ख्याल रखते हैं। ओके। अच्छा लाइबा, जो अक्सर परसेप्शन होता है या एथलीट्स आके हमें ये बात कह रहे होते हैं कि हमारी ट्रेनिंग्स उस लेवल की नहीं होती जो इंटरनेशनल एथलीट्स जो भी आते हैं परफॉर्म करने उनकी होती है। क्या इज इट ट्रू? कोई आप लोगों को भी इस तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़े कि नहीं हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से नहीं हुई जिस लेवल पे उन लोगों की होती है, और ऑब्वियसली जब आप कंपटीशन में होते हैं फिर आपके लिए वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है? मैं नहीं कहूँगी कि हमारी ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं होती क्योंकि हमारी थ्रू आउट द ईयर ट्रेनिंग चल रही होती है, हम कभी भी ट्रेनिंग करना ख़त्म नहीं करते। जैसे अभी हम लोग टूर्नामेंट खेल के आए हैं, सेकंड डे हम दोबारा ट्रेनिंग पे गए हैं, जैसे ही हम लोग आए हैं सेकंड डे हम ट्रेनिंग पे चले गए थे। दूसरा ये कि जब हमारे टूर्नामेंट्स करीब आते हैं 3 to 4 मंथ्स पहले या 6 मंथ्स पहले हमें पता चल जाता है तो हम अपनी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन भी बढ़ा देते हैं। जो हमारे टीचर्स हैं वो तो नॉर्मल क्लासेज जो उनकी रेगुलर क्लासेज हैं वो लेते हैं, उसके अलावा वो हमें 3 to 4 आवर्स एक्स्ट्रा देते हैं जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। फिर जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनके ट्रायल्स होते हैं प्रॉपर्ली, वो पहले फाइट्स करते हैं, वो फाइट्स विन करते हैं। जो बच्चे फाइट्स विन करते हैं वही टूर्नामेंट्स के लिए जाते हैं और फिर उन्हीं को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स मिलती हैं। फिर टीचर्स को, जो उनके टीचर्स होते हैं उनको भी उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होती हैं, उन्हीं चीज़ों पर उनका काम करते हैं। सिर्फ 4 एथलीट्स क्यों गए पाकिस्तान से इस इवेंट में? क्या इतना टफ कंपटीशन था कि 4 ही जा सकते थे या कि और एथलीट्स नहीं थे ही कम, या रिक्वायरमेंट इतनी थी? नहीं, सब मसला फाइनेंस का, क्योंकि हम सेल्फ फाइनेंस पे गए थे, जितने भी बच्चे गए थे हमारा कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। क्योंकि हमारे जो क्यूकुशन कराटे या और भी कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स है इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में, और क्यूकुशन में तो इतने अच्छे अच्छे फाइटर्स हैं कि अगर आप देखें तो आप कहें कि शायद हमसे भी कुछ बेहतर फाइटर्स होंगे। और वो जाके वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि फाइनेंशियली वो खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते उस तरह से। ओके ईशा, जैसे आप जापानीज एथलीट्स की आपने बात की कि दे आर वेरी साउंड इन टेक्निक्स, सो ये बड़ा ज़रूरी होता है जब आप ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते हैं और आप बाकी एथलीट्स को देखते हैं। यानी ठीक है, वीडियोस देखना और बात होती है, किसी का सुनना और बात होती है, लेकिन खुद एक्सपीरियंस करना वो आपकी आगे वाली जर्नी को और आसान भी करता है। तो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस अपार्ट फ्रॉम दिस कि जापानीज की टेक्निक अच्छी, बाकी भी एथलीट्स? आई वुड से कि एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, बिकॉज अब ये वो बात आ गई ना कि हर ममालिक की फ़र्क टेक्निक होगी। तो जिस तरह आई वुड मेक, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूँगी ना, जिस तरह पाकिस्तान में ना हमारा स्ट्रेंथ बेस में ज़्यादा चलता है। ओके। ईरान भी हमने देखा दे रॉ स्ट्रेंथ बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जो थोड़ा फार एशिया, तो बिल्कुल फार ईस्ट एशिया में चले जाएं वो ज़्यादा जैसे नहीं कहते फ्लेक्सिबिलिटी और किक्स पे बहुत देते हैं, स्पीड पे उनका बहुत है।
तो इस तरह से भी बंदा थोड़ा देख लेता है ना कि किस ममालिक से ना इनकी ज़्यादा किस पे और चलती फिर जब आपको पता हो कि ओपोनेंट अब इस मुल्क का है तो आपके माइंड में फौरन होता है क्योंकि इस मुल्क का है तो शायद ये इस अंदाज से आगे टेक्निक को या स्ट्रेंथ को या किक्स को इस्तेमाल जी। करेगी। व्हाट इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्यूकेशन कराटे? मेरे लिए आई थिंक कि सबसे मुश्किल ये होता है ना कि आप सबसे पहले बच्चे के जिस्म को समझ जाओ ना कि उसका फिजिक किस में ज़्यादा चल जाता है। मसलन कि जैसे मैं अपना मिसाल दूंगी, मेरे स्ट्रेंथ बेस बहुत है, मैं स्ट्रेंथ का पे जिस तरह लाइबा का स्पीड पे बहुत है। ओके, तो इस हिसाब से ना बंदे को थोड़ा देखना चाहिए ना कि अच्छा इसकी ये ज़्यादा है तो फ़ायदा भी उठाओ और साथ साथ जो कमियां हैं उसको भी थोड़ी सी या अपने स्ट्रेंथ से अपनी वीकनेस को कवर कर जाओ। जी, एटलीस्ट कॉम्पनसेट कर जाओ ना दोनों तरफ, क्योंकि ठीक है आपका अगर स्ट्रेंथ बहुत है तो फ़ायदा उठाओ, ठीक है, पर जो आपकी वीकनेसेस है उसको भी ना हमें देखना पड़ता है। अच्छा, हमारे जो पाकिस्तानी एथलीट्स हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है? जैसे आपने बताया ना हर ममालिक की अपनी एक टेक्निक है, उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है? जैसे आपने कहा थोड़े रॉ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है, बट इसके अलावा और क्या? अच्छा, फाइटर्स का ये होता है कि डिफरेंट फाइटर्स डिफरेंट ट्रेनर्स उनको ट्रेन कर रहे होते हैं, तो जो ट्रेनर की टेक्निक होती है वो फाइटर में चली जाती है। ओह यस। तो जैसा ट्रेनर है वैसा ही फाइटर होता है। मोस्टली फाइटर्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो बिल्कुल अपने ट्रेनर की तरह खेल रहे होते हैं, क्योंकि जिस ट्रेनर ने उनको सिखाया वो उसी की तरह खेलते देखिए हैं। अब यहाँ पे बात कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। आपने कहा कि जिस्म समझना चाहिए बच्चे का, उसके हिसाब से ट्रेन करना है उसको, लेकिन जो आप बात करें कि ट्रेनर के जो अपनी स्ट्रेंथ है वो उसी को अपने स्ट्रेंथ में लेकर जाएगा, लेकिन अच्छा ट्रेनर तो वो होगा जो कि समझे पहले उसको कि अच्छा उसकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, उसको पॉलिश करना है। अच्छा, जो उनकी बात है वो बिल्कुल ठीक है कि जो बच्चे की बॉडी है उसको समझना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रही कि जो ट्रेनर की टेक्निक होती है ना वो आएगी, आएगी। टेक्निक बच्चे स्टूडेंट में जाती है। तो स्ट्रेंथ को किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते, उसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो ट्रेनर पे डिपेंड कर रहा होता है। रियल लाइफ में क्या फायदा होता है वैसे क्यूकेशन कराटे का? ये हमारा सबसे बेसिक तो सेल्फ डिफेंस, क्योंकि आजकल जितने भी आपको पता है हैरेसमेंट केसेस और सब कुछ है। दूसरी बात ये कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और हम में डिफरेंस ये है कि हमारे रिफ्लेक्सेस बिल्ड हो जाते हैं। हम ब्लॉक्स सीखते हैं, हम अटैक्स सीखते हैं, तो अगर कोई हम पे अटैक करेगा तो हमारी बॉडी खुद ही उसका रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि हमारे रिफ्लेक्सेस ऑलरेडी बिल्ड हो चुके हैं। जरूरत पड़ी कभी? अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी। आपको बड़ी? एट द मोमेंट नहीं। लोगों को पता है, लोगों को पता है उस तरह तो नहीं पड़ी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत भी पड़ी है कोई नो। मैं ये कह सकती हूँ कि हाइपर अवेयर आप बहुत हो जाते हो ना, स्पेशली जब आप कह लो ना बिल्कुल ही अकेले हो, ये कहना तो आपकी सेंसेस थोड़ी हाइपर सेंस में चले जाते हैं। मतलब आप प्रिपेयर्ड होते हैं एक तरह से, आपने दिमाग चला दिया ना कि अच्छा आई मीन मैं एक बड़ी शेडी जगह में हूं ना, मैं चलाना तो आपकी नेचुरली बॉडी का रिस्पांस ही ऐसे हो जाता है कि वो शायद सिचुएशन उस तरफ तक पहुंचती नहीं है। पहले आप एक वाइब दे देते हैं भाईजान, परे परे जी। यस, चलें, वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात है और मैं कहूँगी आप अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर सिखाना शुरू करें लाइबा, इस छोटे लेवल पे हो बेशक, बिकॉज प्राइमरी के मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि देखिए टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि थोड़ा एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे अगर जो भी स्ट्रेंथ है बच्चों में, और ये तो वैसे ही आजकल के लिहाज से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चले पेरेंट्स चले जाए, हमने बच्चा अंग्रेजी पढ़ाने भेजा था, आपने उन्हें किक सिखा दी है। पेरेंट्स को ऐसा खुश होना चाहिए कि ऐसे मल्टी टैलेंटेड टीचर्स हैं उनके पास जो कि स्कूल में हमारे हैं अलग से क्लासेस भी होती हैं। चलें, ये तो बड़ी अच्छा ये बताइए क्या लिखा हुआ है? जापानीज है ना ये? जी, क्यूकेशन ही लिखा हुआ है। आप सभी चेक करो, ये हमें कढ़ाई लग रही थी, मोटिव लग रहा था, वो क्यूकेशन लग रहा था इतनी देर से। अच्छा, किस तरह से अपनी डाइट का, बिकॉज इट्स बीन 10 years कि आप इस फील्ड में हैं, एंड देन इतना कंसिस्टेंट रहना और फिर आपकी बॉडी उस तरीके से नेचुरली रिस्पॉन्ड करे, डाइट पे कितना फोकस करना पड़ता है, क्या चीज़ें जो छोड़नी पड़ती हैं? बिकॉज हम तो बड़ी चीज़ें हमें कह दिया जाए ना ये छोड़ दिया जाए खाने में तो हम नहीं छोड़ पाते। ये तो होता है जैसे बिरयानी, बीफ बिरयानी। नहीं, मैं इस लिहाज से किस्मत वाली हूँ ना, क्योंकि मेरी डाइट वैसे ही नेचुरली थोड़ी सी कम है। ओके, तो उस तरह से मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन ये है कि जिन दिन जब टूर्नामेंट या ट्रेनिंग या जो भी है ना, तो उन दिनों में मुझे डाइट बढ़ानी पड़ती है। क्या इसमें वेट कैटेगरी होती है? वेट कैटेगरी होती है। तो जस्ट लाइक अदर कॉम्बैट्स उसमें वेट कैटेगरी, तो आपने अपने उस फाइट से पहले उस वेट को मैनेज करना होता है। यस। ओके, तो आप अब एक गोल्ड और एक सिल्वर है आपका, सो गोल्ड किस कैटेगरी में और सिल्वर किस कैटेगरी में? गोल्ड मेरा काता कैटेगरी में और सिल्वर मेरा फाइट कैटेगरी में। दोनों में फर्क क्या है? काता हमारा इमेजिनरी फाइट, लाइक
आप कह सकते हैं इमेजिनरी फाइट काता हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लाइक अपने जैसे आप मूव्स प्रेजेंट करते Yes. हैं। ओके, और फाइट में हमारी प्रॉपर फाइट्स होती फाइट में तो फिर फाइट किसके साथ थी? है फाइट उज़्बेक के साथ। सो उसकी क्या वीकनेस थी जिसको आपने समझ लिया था? आई थिंक उसके पंचेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उसकी किक्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ओके, अब इसके अलावा और भी इंटरनेशनल इवेंट्स में आप गई ईशा? मैं हाँ, बल्कि हम दोनों ना ईरान गए थे अच्छा, और मैं उससे पहले जापान गई थी। जापान का एक्सपीरियंस कैसा था? जाके टेक्निक का आपने खुद जिक्र भी किया। जापानीज का तो मैं ये कहूँगी जापान का बहुत ही क्या कहूँ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था, बिकॉज अच्छे खासे फाइटर्स थे और हर किसी का ना अपना टेक्निक अच्छा लगता है ना जब हर किसी का अपना टेक्निक हो। ओके, अच्छा, जैसे हम हर गेम में देखते हैं ना कि एक उसमें एक टारगेट होता है आपका, जैसे मोस्टली हम देखते हैं ओलंपिक्स इज द टारगेट ऑफ एथलीट्स। व्हाट्स योर टारगेट? शुरू में तो टारगेट ये था कि मेरे एक टीचर थे, मैं चाहती थी कि मैं उनकी तरह फाइटर बन जाऊँ बस। जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था तो मेरा बस यही था कि मेरे एक टीचर है, मैंने उनकी तरह बनना है। फिर उसके बाद ब्लैक बेल्ट था, फिर उसके बाद ये था इंटरनेशनल टूर्नामेंट। ये है कि मोर और मोर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। अभी ये सबसे बड़ा टारगेट जो मेरे जहन में वो 2027 की वर्ल्ड चैंपियनशिप है जापान में, इंशाल्लाह ताला उसमें गोल्ड आना है इंशाल्लाह। और ईशा आपने क्या गोल सेट किया? अभी भी मेरा यही टारगेट है, ये 2027 कप जो आ रहा है। ओके, बट मेरा भी ये है कि अपनी एक एकेडमी खोलूँ ना, तो उसके लिए थोड़ा सा जैसे नहीं कहते मोर अबाउट कि अच्छा ठीक है मार्शल आर्ट सिखाना, सेल्फ डिफेंस भी सिखाना, बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एक तरह से ना कि मतलब क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं ना, या उसकी तरफ मतलब कनेक्ट करना अपनी बॉडी के साथ कि आप सब कुछ समझें। क्योंकि मेरा थोड़ा सा है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना, कि एक तरह से मेडिटेशन भी थोड़ा सही। सिखाने का। चलें, जबरदस्त, विश गुड Wonderful. लक। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, एंड और आगे जाएं, जो जो टारगेट आपने सेट किए हैं वो बहुत जल्दी आप लोग अचीव करें, बिकॉज ये पर्सनल गोल से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि ये अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करने की बात ज़्यादा होती है कि जब आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आप कुछ जीत के आते हैं, कोई भी मेडल आप जीत के आते हैं, या इवन आप पार्टिसिपेट करके अपनी स्ट्रेंथ वहाँ पे शो करके आते हैं, उसका मतलब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। सो वंस अगेन थैंक यू। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब जरा बात करते हैं जी फैशन इंडस्ट्री के बारे में। एक दौर था जिसको देखते हुए हम बड़े हुए, जिसमें हम देख रहे थे कि मॉडल्स बहुत नाम बनाए उन्होंने। मॉडलिंग एक प्रॉपर फील्ड उसको समझा जाता था, एंड मॉडलिंग के लिए हमारी बहुत सारी इस वक्त जो फेमस एक्ट्रेस या एक्टर्स हैं, हम उनको देख रहे होते हैं। जब उनसे पूछा आपने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया, तो कहते हैं जब मॉडलिंग से उसका आगाज़ किया। खैर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड्स चेंज होते रहे, और हमने अब देखा कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें अब जो एक्टर्स हैं वही मॉडलिंग का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी, जिस तरह मेहरीन इलियास हैं, हमने और बहुत सारे अगर आप नाम देखें तो आमना इलियास हैं। यस, शी इज अमेजिंग। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी ऐसी हमारी मॉडल्स हैं जिन्होंने प्रॉपर अपना इस फील्ड में नाम बनाया। अब की बात अगर की जाए तो नए मॉडल्स में कौन आगे हमें नजर आ रहे हैं? कोई एक दो नाम इक्का दुक्का हमें नजर आ जाते होंगे, और वो भी हमें किसी और थ्रू के, अच्छा जी फलाना ऐड कर लिया उसमें फेमस हो गए, तो फलानी एक्टिंग कर ली उसमें फेमस हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ये मॉडलिंग की फील्ड जो है इसको ये क्यों डिक्लाइन होती जा रही है? किस तरीके से ये फेड आउट हुई? किस तरीके से एक्टर्स ने मॉडल्स की मेन स्पॉट्स को लेना शुरू कर दिया? जो मैं शो स्टॉपर्स की उन बात लोगों कर ने रही हूँ। सबीन कि जिनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज्यादा थी, बिकॉज अभी रिसेंटली जो हमने देखा कुछ ऐसे इवेंट्स में कि जहाँ पे एक्टर्स तो हमें नजर आए एज अ शो स्टॉपर में, बट हमें यस कंटेंट क्रिएटर्स नजर आए। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, लेकिन एक शी इज वेरी वायरल ऑन सोशल मीडिया। उन्होंने भी रैंप वॉक की, फिर उन्होंने कहा बाद में इंटरव्यू देते हुए कि मुझे लगा कि बस नॉर्मल सी बात है, मैं आऊँगी चलूँगी वापस चली जाऊँगी, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वाकई जो एक्चुअल मॉडल्स होते हैं वो समझते हैं उसकी पूरी साइंस को, पूरा समझने के बाद प्रैक्टिस के बाद वो रैंप पे वॉक कर रहे होते हैं। जैसे कि आमना का आपने नाम लिया, शी इज़ अमेजिंग।
वी मस्ट अप्रिशिएट हर। सो ये जो बात हम कर रहे हैं कि एक्टर्स का आना, ठीक है, ज़ाहिर है अगर किसी को मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से वो लगता है कि नहीं बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिर है उनकी सोच है। हम तो बातें करेंगे क्यों इतना ज़रूरी है कि जिसकी फॉलोइंग ज़्यादा है वही हमें ड्रामे में भी नज़र आएगा, वही हमें रैम्प पर भी नज़र आएगा। ये ऐसा क्यों है? प्लस अगर आपको लगता है दैट यू हैव दैट टैलेंट और आप करना चाहते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि प्लेटफॉर्म कौन सा, तो आज एक ऐसे शख्सियत ने ज्वाइन किया जो कि नए लोगों को मौका देते हैं। वो चाहे रैम्प की वॉक हो, वो चाहे ब्रांड्स के लिए शूट्स हों। तो कैसे आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, क्या गलतियां जो कि नॉर्मल लोग कर रहे होते हैं और क्यों मौका नहीं मिल रहा होता उनको, आज इस मौजूद पे बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया सुनील आशिर साहब ने, उनको वेलकम करते हैं। कई सालों से माशाल्लाह वो इस इंडस्ट्री में इवेंट्स करवा रहे हैं। सुनील अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ग्रेट टू हैव यू सुनील। आपने कैसे स्टार्ट किया अपने इस करियर को? करियर का आपने इंट्रो में भी बताया, मॉडलिंग से ही स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड एज अ मॉडल, शूट्स किए, फिर कुछ शोज़ किए। जब शोज़ किए, रैम्प किया, तो मुझे अच्छा लगा। आई गेट इट इन्वॉल्व इन दिस, मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट की, फिर नेक्स्ट शो में मैनेजमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें की। दैन इवेंचुअली अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करके और अपना फैशन शोज़, क्योंकि आई लव्ड इट, आई एंजॉयड इट अ लॉट। और आपको कितना अरसा हो गया? तकरीबन 7 साल से हम अपना 7 साल से आप कर रहे हैं शोज। ओके, सिर्फ इस्लामाबाद या डिफरेंट सिटीज में जाकर करते हैं? एंड देन ये भी बताइएगा कि किस शहर से टैलेंट सबसे ज़्यादा आता है आपके पास? देखें, ज़्यादातर हम इस्लामाबाद से करते हैं। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मॉडलिंग के लिहाज से तो हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, लेकिन क्योंकि करियर परस्यू करने के लिए एक्टिंग में जाना पड़ता है इस तरह से, तो उसके लिए लिहाज से इस्लामाबाद थोड़ा सा पीछे है। तो इवेंचुअली दे मूव टू कराची फॉर द एक्टिंग थिंग्स, लेकिन मॉडलिंग के लिए बहुत अच्छा इस्लामाबाद में बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है हमारे पास। सो फाइनेंशियली देखा जाए तो मॉडलिंग एक बहुत अच्छा करियर नहीं है अगर सिर्फ मॉडलिंग पर इक्तफा किया जाए तो। देखें, अगर हम ब्रांड शूट्स मिलते हैं, हमें ब्रांड प्रमोशंस मिलती हैं, तो इट पेज वेरी वेल। ओके, मसला है ब्रांड शूट्स किसको मिल रहे हैं? जिसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी है। नहीं, हमारे टॉप एक्टर्स, हमें तो हर एड में ही वो 4-5 लोग नजर आ रहे होते हैं ना। हमें नया टैलेंट तो बहुत कम दिख रहा होता है। एक ब्रांड का एड है, वही एक्ट्रेस वहां भी दिख रही हैं, वो फलाने में भी दिख रही हैं, वो 3-4-5 एड्स में मुसलसल वो थ्रू आउट आ रहे हैं। तो हम नया टैलेंट तो देख ही नहीं रहे। कहाँ है नया टैलेंट? बस कंपनीज को, ब्रांड्स को भी फेसेस चाहिए जिनकी प्रेजेंस ज़्यादा है। सोशल मीडिया हैज़ टेकन ओवर एवरीथिंग। अब हम भी शो अरेंज करते हैं तो हमें भी मजबूरी है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेके आना पड़ता है। आप भी नए लोगों को मौका नहीं दे रहे? देखें, नए लोगों के साथ साथ इनको लाना मिक्स रखा हुआ है, आपने हाइब्रिड मॉडल रखा हुआ है। बिल्कुल, बिकॉज अब फाइनेंशियली भी नए लोगों के साथ ज़रा इजी होता है। मतलब उनको पेमेंट्स के लेवल और इस तरह से इन्फ्लुएंसर्स वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। कौन सबसे ज़्यादा चार्ज करता है? नहीं, हम अमाउंट नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपने रीच आउट किया हो किसी इन्फ्लुएंसर को और उसने आपको एक एक्स अमाउंट कोट किया, व्हाट वाज दैट एक्स अमाउंट? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्स अमाउंट दैट समबडी कोटेड टू यू? वो तो बहुत ज़्यादा। कितनी? मतलब इतना कि मेरे पूरे शो का बजट कितना? मिलियंस में मांगते हैं। 2.5 million somebody asked me कि I just will give up appearance on the ramp. 2.5 million rupees ना? Yeah, sure. It's nothing. 2.5 I mean, मैं इस पर्सपेक्टिव मतलब क्योंकि बहुत सारे डॉलर में भी जो पाकिस्तान में काम करते हुए भी हमने बहुत सारे कुछ, हाँ, ये बड़ा अजीब सा कल्चर है। डॉलर्स में मांगते हैं, वो कहते जी फलाना फलाना डॉलर्स। तो यू नो बड़ा अगर सबका हो रहा है तो फिर then they handled it gracefully, तो फिर they should be appreciated for that। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग ये राय रखते हैं कि जो ड्रेस हमें नज़र आता है रैम्प पे, रियल लाइफ में नज़र नहीं आ रहे होते वो ड्रेसेस, वो रियल लाइफ के ड्रेसेस होते भी नहीं हैं। ये क्या है? ये हम कौन सा फैशन दिखा रहे होते हैं या कौन से कट दिखा रहे होते हैं जो कि रियल लाइफ में नहीं होते? एक्चुअली ये डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है, वो अपने आप को कहाँ के मार्केट के लिए काम कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि मेरे ड्रेसेस को देख के लोग दे रीच आउट टू मी। अच्छा, तो फिर असली काम उनको नजर आता है, जो उनको चाहिए। जो रैम्प पे वो असली काम नहीं है, जो उनको चाहिए। एक्चुअली होता ये है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप उस डिज़ाइनर को फिर रीच करके बताते हैं, भाई अगर ये बना सकता है
तो फिर जो मैं कह रहा हूँ वो तो फिर इसके लिए कोई मसला नहीं है। ओके तो people यानी वो tell अपना them- अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं उसके थ्रू, और दिखाते बाकी आपकी बात दुरुस्त है कि फिर दूसरा काम आप रीच आउट करने के बाद देख रहे होते हैं। आप जितना काम आपने भी किया 6-7 सालों में, कितने ऐसे लोग हैं जो कि नए थे बिल्कुल, आपने उनको चांस दिया, दैट वाज द फर्स्ट वॉक जो कि उन्होंने की, और आज वो ड्रामा कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, एक्टिंग की तरफ आगे, बिकॉज उन्होंने खुद कहा कि मॉडलिंग से लोग फिर एक्टिंग की तरफ चले जाते हैं फाइनेंशियली और स्टेबल होने के लिए। इवेंचुअली यही हो रहा है, लोग हमारे मॉडलिंग से शुरू होकर जिनके पोर्टफोलियो तक हमने स्टार्ट किया बिल्कुल स्टार्टअप से, ईमान अली बड़ी अच्छी हैं, फिर शहबाज हैं यहाँ इस्लामाबाद से गए हैं, कायनात हैं, शी इज़ डूइंग गुड इन ड्रामाज कराची में, और फिल्म्स में भी हैं हमारे लोग। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत इवेंचुअली दे रीच आउट टू द मैक्सिमम लेवल। तो आप भी क्या स्टिक से तो नहीं वो वॉक करवाते हैं? अक्सर वीडियोस देखते हैं ना, स्टिक से वॉक सिखा रहे होते हैं, राइट लेफ्ट वाली। नहीं, वो एक्चुअली हमने कोरियोग्राफर को हायर किया होता है। वी हैव सो मेनी गुड पीपल। अभी मेरे साथ काम कर रहे हैं कामरान खान। ओके, ही इज डूइंग गुड माशाल्लाह, और वो उनका काम है, मतलब उनको सीधा करना। वी ओनली टेक केयर ऑफ ओवरऑल इवेंट एंड मैनेजमेंट एंड मतलब सो अच्छा, जनरल ऐसे डिफरेंट में- टीम ना। हाँ, अच्छा, for these things. अभी जो हम डिफरेंट इवेंट्स पे देख रहे होते हैं कि एक मॉडल जिस तरह आप लोग सिखा रहे होते हैं, आपने भी बताया वो मेहनत करते हैं, वॉक करना सीखते हैं, उसके बाद वो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, एंड देन कोई भी मेन इवेंट होता है तो वो मॉडल्स कहीं पीछे रह जाते हैं। हालांकि होती रैंप वॉक है, होती मॉडलिंग है, लेकिन मॉडल्स ही उसमें नजर नहीं आ रहे होते। जो एक्टर्स हैं Yes. वो हमें दिख रहे होते हैं शो स्टॉपर्स। क्या ऐसे में जो मॉडलिंग जो इंडस्ट्री के लोग हैं, डोंट यू थिंक कि इनको आगे आना चाहिए, बात करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए उन मॉडल्स के लिए जिनके लिए वो रैंप बनी हुई है? बिकॉज एक्टिंग इज डिफरेंट एंड मॉडलिंग इज डिफरेंट, And hosting is different. एक जिसने होस्टिंग इज डिफरेंट, जिसने इतनी मेहनत की है एक फील्ड के लिए और वो उस इवेंट तक पहुंच के रैंप पे वॉक कर रहा है या कर रही है, और एक जिससे फायदा शो स्टॉपर एक लाइमलाइट लेके चला गया, डोंट यू थिंक ये थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं है? मैं तो समझता हूँ कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइज़र जब मैं देखता हूँ तो फिर हमारी बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, बिकॉज हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं दे वांट अ नोन फेस। मैं तो आई अंडरस्टैंड, वो आई नो दैट, वो तो चले एक डिफरेंट डिबेट है कि ये, मैं तो ये बात कर रही हूँ कि क्या इंडस्ट्री के लोगों को इस पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए सो दैट हम अपनी जो मॉडलिंग की फील्ड है उसको रिवाइव कर सकते हो, हमारे मॉडल्स आगे आए, नए नाम सामने आए, जिस तरह आमना हक, आमना इलियास, बहुत सारी और महरीन इलियास, हमारी बहुत सारी मॉडल्स हैं जो कि हमने देखा कि वो आगे आई हैं। तो डोंट यू थिंक कि आवाज़ उठाने की बात है अब कि आप राइट्स के लिए खड़े हो? ऑब्वियसली होना चाहिए। हमारे इंडस्ट्री बेसिकली जो हमारी ये फैशन इंडस्ट्री है, मतलब सबके पास जर्नलिस्ट पैनल हैं, उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस तरह से है। हमारी इंडस्ट्री फैशन इंडस्ट्री में कुछ इस तरह से नहीं है। आई हैव सीन डायरेक्टर्स की एसोसिएशन है, एक्टर्स की एसोसिएशंस हैं, लेकिन मुझे फैशन इंडस्ट्री में ऐसा कुछ आज तक नज़र नहीं आया। इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब कोशिश करेंगे हम भी लोगों को इकट्ठा करने की, स्टार्ट करने की, और इस तरह से आवाज़ उठाएं अपने अपने हक के लिए। बिल्कुल, ताकि आपकी इंडस्ट्री और बेहतर अंदाज से ग्रो करे, बिकॉज जब इंडस्ट्री ग्रो करती है बहुत से लोगों का रोजगार भी जुड़ा होता है, बहुत से लोगों को नाम उससे मिल रहा होता है, बहुत से लोगों के करियर्स होते हैं उससे जुड़े हुए, बहुत से लोग उसी में आगे जाना चाहते हैं। पाकिस्तान ग्रो करेगा, Absolutely, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान को हमने ग्रो करवाना है। इसमें आपको हर फील्ड को उसकी इंपॉर्टेंस दे के मेरिट की बेस पे आपको आगे लेके चलना, ना कि ये कि नंबर ऑफ फॉलोइंग। आप जब देखिए, जब वो लोग नजर आना शुरू करेंगे बड़े शोज के, वो शो स्टॉपर्स बनेंगे, वो रजिस्टर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, लोग उनको पसंद करना शुरू करेंगे, उनको जानना शुरू कर देंगे, आपकी पूरी एक इंडस्ट्री, एक अलग फील्ड वो दोबारा से रिवाइव करेगी। ऐसे ही। सुनील, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, ग्रेट हैविंग यू जी। हमें बढ़ना भी एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, पैनाडोल, सेंसोडाइन। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें।
अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। ये चांद से चेहरे, हवा से बातें करते चेहरे, धूप में चमकते चेहरे, बारिश में भीगते चेहरे, बनते संवरते चेहरे, खुद पे इतराते हुए चेहरे, किसी की राह तकते चेहरे। हर चेहरा कुछ कहता है, हमदर्द की साफी, नया चेहरा नई पहचान। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एडवेंचर स्पोर्ट्स की जब बात की जाए, हमारी खवातीन बहुत आगे बढ़ी हैं इस फील्ड में, बट शुएब बहुत सारी हमारी ऐसी खवातीन है जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जा रही होती क्योंकि वहाँ पर फीमेल स्टाफ नहीं होता। वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं। उनको होता है कि मेल स्टाफ की वजह से वो कंफर्टेबल कहती है जी फीमेल हो तो हम कंफर्टेबल होंगे। जिस तरह आप पैराग्लाइडिंग की बात करें, वहाँ पर भी हमें मेल डोमिनेंट ही फील्ड वो नजर आ रही होती है, लेकिन अब हमारी खवातीन भी आगे आना शुरू हो चुकी हैं। तो खुशखबरी ये है कि हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने लगे अभी यहाँ पे। वैसे तो बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, लेकिन उन लोगों के हम नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं जो वाकई पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं और फीमेल के साथ कंफर्टेबल है। तो हम आपकी मुलाकात करवाने लगे पाकिस्तान की पहली सर्टिफाइड फीमेल पीजी पायलट इंस्ट्रक्टर से, जिन्होंने साल 2003 से वो अपना इदारा चला रही हैं। अच्छा देखें 2003 से इदारा चला रही है, लेकिन हमें भी नहीं पता। हमने सोचा कि ऐसे लोगों को खोजा जाए, उनको लाया जाए यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि बाकी लोगों को पता चल सके। अच्छा इन्होंने क्या किया? अब ये तो है ना कि अच्छा खुद तो कर ली है या जो भी, तो अपने घर में क्या चीज लेके आई हैं? अपनी बेटी को फेंक दिया वहां से। उनकी बेटी इस वक्त उनकी बेटी 4 साल की थी, दुआए ज़हरा। फर्स्ट सोलो फ्लाइट ली उन्होंने। सोलो फ्लाइट करा थी 4 साल की उम्र में। तो मैं पूछूंगा उनसे कि अच्छा सास ने फिर क्या कहा? अब फिर रिकॉर्ड जो है वो छोटी बहन ने तोड़ दिया। छोटी बहन ने तोड़ दिया। 3 साल 5 महीने की उम्र में लारेब ने कहा अच्छा अब 4 साल में, मैं करूंगी 3 साल में। ये माँ इतना बड़ा हौसला कहां से लाई है?
So let's talk about this. मुलाकात करवाते हैं जी, अम्मा हमारे साथ मौजूद हैं, इन दोनों बच्चियों की, अमारा, किरण। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप हमारा? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और जी इनकी बेटी जिन्होंने 4 साल की उम्र में सोलो फ्लाइट ली थी, दुआ ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम दुआ, कैसी हैं आप? ठीक है। और फिर जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था उनसे आके मुलाकात करवाते हैं, लारेब ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या बात है, जबरदस्त। हमारे साथ माँ और 2 बेटियां मौजूद हैं और क्या इन्होंने जबरदस्त कारनामे सर अंजाम दिए। तो बात आपने की ना एज पैराग्लाइडर्स के तौर पे, लेकिन अदरवाइज भी बहुत से और जो काम भी हो रहे हैं जिसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स में आर्चरी, गन शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, बाइक राइडिंग, बड़ी महारत है माशाल्लाह आपकी। बेटियों से प्यार तो है ना? जी 4 साल फेंक दिया आपने हवा में, बिल्कुल स्टार्ट ही वहां से करा दिया बच्चियों को। What was your motivation? बस ये है कि खुद से एक, जब मैं इस फील्ड में आई थी आज से 16-17 साल आप पहले देख लें तो पाकिस्तान में एक फीमेल का इस तरह की मुश्किल फील्ड में निकलना अभी भी जी, और वो भी पैराग्लाइडिंग जैसी, जिसमें एक बहुत मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें फिजिकल आपकी हेल्थ भी वो भी चाहिए होती है, मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी होती है। तो और फिर आप ये देख लें कि इतना भाई लोग कहते हैं कि लड़की ने पैंट शर्ट पहन ली, इसने दुपट्टा नहीं रखा, इस तरह की जो चीजें थी, फैमिली प्रेशर, फिर इन लॉज की तरफ से प्रेशर, इन-लॉज वाला मामला आया है ना, मैंने कहा था ना आया होगा। नहीं, जाहिर सी बात है जब आप कुछ करने लगे तो, क्योंकि ये होता है कि मैं समझती हूँ कि इन लॉज का भी कसूर नहीं होता क्योंकि हमारा माशरा इस तरह का है ना, माशरा इस तरह का है, उसका एक प्रेशर होता है, किसी ने कुछ कह दिया तो बस उसको लेकर जो मैं कहती हूँ कि जो एक फीमेल के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट होती है, और आज से आप 16-17 साल पीछे चले जाएं तो आप देखें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। और फिर एक मैरिड लाइफ लेकर फिर उसके साथ फिर बच्चियों को लेना, फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये था कि मेरे पर बहुत प्रेशर्स थे और ये काम भी इतना आसान नहीं था क्योंकि आपने सुबह 5-6 बजे निकल जाना है घर से और आपने रात को आना है और मुकम्मल आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके साथ अगर आप एक फ्री माइंड ना हो तो, और आपको अगर सपोर्ट ना हो तो आपके लिए चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं। मगर इन सब चीज़ों को, मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फैमिली को, बाकी चीज़ों को और अपनी ट्रेनिंग को साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। और उसके साथ साथ फिर प्रेगनेंसी होना, फिर उसमें भी मैंने अपनी ट्रेनिंग को छोड़ा नहीं। प्रेगनेंसी में भी आपने पैराग्लाइडिंग करवाई? जी बिल्कुल मैं ट्रेनिंग करती भी रही और लोगों को करवाती भी रही क्योंकि मैं अपना अदारा चला रही हूँ आज से 17 साल से पहले। तो ये है कि मैं प्रेगनेंसी में भी मैं अपनी जो है ये ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट रखी और लोगों को करवाती रही, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज़ में अगर आप अपना भी कोई प्रोफेशन, उसमें अगर आप गैप दे देते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। और पैराग्लाइडिंग ये इस तरह की एक्टिविटी है कि इसमें आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो फिर ये इस तरह की मुश्किलात थी, मगर मैंने डटी रही क्योंकि मेरा शौक था, लगन था। और फिर आपको पता है मुल्क के नाम तो ऐसे रोशन नहीं होते और किसी ना किसी को एक मुश्किल स्टेप लेना पड़ता है। तो वो मुश्किल स्टेप मैंने लिया तो आज यहाँ पर मैं हूँ, बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं और वी आर सो प्राउड ऑफ यू बिकॉज वाकई जो बैरियर्स ब्रेक करके खवातीन आगे जाती हैं वो बहुत सारी और खवातीन हमारी बच्चियों के लिए राहें हमवार करती हैं। I'll add to that as well कि she was pregnant with my sister when she climbed the mountain. You know, you have to climb the mountain and then you have to take off from there. So it's a big deal. You know, now I realize that what sort of physical challenge it was. अच्छा, तो क्योंकि आप फेमिलियर थी अब इस फील्ड से एंड वो डर आपके जहन से खत्म हो गया था बिकॉज खुद आपको पता है कि अच्छा टेक्निकलिटीज क्या होती हैं और फिर सेफली आप किस तरीके से जो है वो फ्लाइट ले सकते हैं। यही चीज जब आपने रीअश्योर की तो उसके बाद आपने इनको हवा में भेजा। पहाड़ से मैं भयंकर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगी भेजा। पहाड़ से कूद गई ना, ठीक है, पैराशूट बंधा है, पहाड़ से तो कूद गई ना। बिल्कुल ऐसे यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी जो सारी ज़िंदगी गुजर जाती है वो सीखते हुए, किसी भी फील्ड में हम जाते हैं तो हम कभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं, हम बहुत सी चीज़ें सीख ही रही होती हैं, हम एक लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं। तो इसी तरीके से ये था कि पैराग्लाइडिंग जैसा मुश्किल काम, और जाहिर सी बात है हवा में आप ज़मीन पे भी नहीं है तो बच्चों को करवाना बड़ा मुश्किल होता है, और एक माँ के लिए अपनी बच्चियों को करवाना, और वो भी बड़ी बच्चियाँ नहीं,
नहीं है और आज से कितने साल पहले, अब तो देखें बहुत सी चीज़ें हम सोशल मीडिया के थ्रू भी लर्निंग कर सकते हैं, मगर ये थी कि छोटी छोटी, ये 1-1.5-2 साल की थी तो हमने सिमुलेटर घर में लगाया हुआ होता था जिन पर इनकी प्रैक्टिस करवा रहे होते थे। तो इस तरह से राइट टर्न लेना है, इस तरह से लेफ्ट टर्न लेना है, आपने पैराग्लाइडिंग करनी है। क्योंकि आप खुद सोचें कि एक 4 साल का बच्चा और एक 3 साल का बच्चा वो सोलो फ्लाइट कर रहा है, भी डर लगता है बच्चे को तो डील करना। उस टाइम तो पता भी नहीं था कि डर क्या होता है। वो सेंसेस ही नहीं है ना, वो मतलब याद नहीं होगा इनको, ऐसे डरे तो लाजमी होगा। तो पता है, अच्छा फर्स्ट फ्लाइट देखो ना, उसने आंख खोलते आप घर में क्या देख रहे हैं, पैराग्लाइडिंग की बातें हो रही है, माँ जा रही है ट्रेनिंग करने, पैराशूट नजर आ रहा है, ये नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल है। दुआ ज़ाहरा की 4 साल की उम्र में पहली जो सोलो फ्लाइट थी उसके बारे में बताएं कि क्या एक्सपीरियंस था, कुछ याद है तुम्हारा आपको? थोड़ा बहुत, अभी तो वेग हो गया है मेमोरी बहुत ज्यादा, बट इट वाज स्टिल वो फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस। पता है द थिंग इज के जो फियर होता है ना, इट्स लाइक एम्बेडेड ड्यू टू द सोसाइटी। जो बच्चा अभी नया बच्चा होता है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फियर्स। और अभी आप यू नो देयर हैव बीन रिसर्चेस जहाँ पे आपको एनिमल्स के साथ बच्चों को छोड़ दो, स्नेक्स के साथ छोड़ दो, दे प्ले विद देम बिकॉज उनको नहीं पता होता कि यार देयर इज समथिंग कॉल्ड फियर। अच्छा पॉइंट आप रेस करें। देखिए नॉर्मली घरों में क्या बात करते हैं बच्चे की, ना करो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, अच्छा यहाँ से जंप नहीं करो, आपने क्या सिखाया होगा, ये भी करो वो भी करो। ये आपने बड़ा स्नेक की बात की, मुझे इससे याद आ गया क्योंकि नॉर्मली बच्चे डरते हैं लिजर्ड से ना, तो हमने अपने बच्चों को ना आज तक कभी डराया नहीं उससे। तो लिजर्ड अगर मेरे वॉल पे आए, मेरी बेटी राम से, बाबा लिजर्ड मेरी पेट है, मेरा बेटा भी इस तरह करता है, तो वो लेजर से नहीं डरते। नहीं डरते वो, तो वो डराया नहीं है उनको। वही बात है, वो फियर कभी इम्बेड हुआ ही नहीं। उसी टाइम पीरियड में जब डेवलपमेंट हो रही होती है किसी बच्चे की, तो उसी टाइम में कोई फियर इम्बेड हुआ ही नहीं माइंड सेट में। तो जब हमने पहली फ्लाइट ली तो इट वाज जस्ट लाइक फीलिंग एट होम। सो नॉर्मल है, पहाड़ है, अपना घर है, यहाँ से कूदो नीचे पहुंचोगे, थोड़ी सी गुदगुदी हुई थी पेट में जब फ्लाइट किया था, नथिंग एल्स। अच्छा ये आपने सोचा था कि रिकॉर्ड बनाना भी बेटी से ही है? जी बस ऐसे ही है कि एक घर में सभी को होना चाहिए। अच्छा आपकी सास ने कुछ कहा था आपको? ये तो एक लंबी कहानी है, मैं सुनना चाहता हूं। प्लीज। इन लाज की तरफ से मुझे बहुत से वो था, क्योंकि मैं जो शादी होके गई थी हरिपुर साइड पे, आपको पता, फिर हरिपुर हजारा, तो वहाँ पर फिर पर्दा और निकाब करना और ये सब चीजें, बड़ी चादर लेकर जाना, बुर्का ओढ़ना, तो इस तरह के बहुत से प्रेशर थे। और फिर जब वो मैं निकलती थी, फिर बहुत सी चीजें होती थी कि आपने भाई घर को टाइम नहीं दे पा रही, फिर घर में कुकिंग करना, सारी चीजें करना। बड़ी फैमिली थी मेरी, जो ससुराल में थे वो काफी बड़ी फैमिली थी, तो घर की भी जिम्मेदारी को संभालना। और फिर वो थोड़ा सा कभी कभार वो हो जाती थी, थोड़ा सा उनको गुस्सा सा आ जाता था, तो मगर फिर मैं उनको जो था कि मैं उनका गुस्सा जो ठंडा करती थी अपने कामों के जरिए करती थी। और भी ज़ाहिर है इसलिए क्योंकि होता है, देखिए माँ का प्यार अपने का, लेकिन दादी का प्यार और ज्यादा होता है बच्चों से, प्रोटेक्टिव नेचर होती है, वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, केयर करती हैं, इसलिए भी चीजें ऐसी होती हैं। डर होता है ना, देखिए जो उस फील्ड में नहीं है उसे डर लगेगा, जैसे हमने सोचा। आप सास को भी करवा देती हाँ, ताकि उनका डर निकल जाता। मैंने तो बड़ी कोशिश की थी मगर वो खुद सास ने हिम्मत नहीं की। अच्छा जब आपने 3 साल 5 महीने की उम्र में सोचा कि लारेब को अब करवा देना है, सो यू वर कॉन्फिडेंट इनफ कि ठीक है कर लेगी आराम से? क्योंकि उससे पहले इनकी ट्रेनिंग ही इतनी करवा दी थी। इनके बाबा हाँ जी टैंडम राइड्स करवा दी थी, ग्राउंड हैंडलिंग इनकी करवा दी थी, काइटिंग करवा दी थी, तो ये काफी ये कॉन्फिडेंट थी। तो फिर मुझे भी लगा कि इनको करवा देना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि याद होगा, याद है नहीं, याद था। हाँ बस ये याद था कि ऑफ कोर्स आई वाजंट एबल टू इवन स्टैंड, क्योंकि वो हार्नेस इतना बड़ा होता है। तो बाबा ने थोड़ा हेल्प किया था, पुश किया था माउंटेन्स, एंड देन ऑन द लैंडिंग वहाँ पे हमारे जो जिनको हमने रखा हुआ था लैंडिंग के लिए, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स जाके अपने पैरों पे तो नहीं लैंड कर सकती थी, क्योंकि वो जब फ्लाइट भी करे थे तो वीडियोस में भी ना ऐसा लगता है जैसे वो हार्नेस एक खाली सी चीज है, उसमें कुछ है ही नहीं। इतनी भी ना करना, थोड़ी बड़ी कर लो। उसमें इतनी हवा में इतनी लग रही होगी ना शुएब। बिल्कुल ऐसे ही लगता था हवा से कोई टोकरा आया और वो यूं नीचे गिर गया। तो लैंडिंग पे भी ना इवन कि मैं खुद जाके नहीं, क्योंकि मैं खड़ी तो हो नहीं सकती थी, तो उन्होंने खुद मुझे ऐसे ना कैच किया था, क्योंकि हार्नेस कोई ना इसने कैच किया था। लेकिन वो बात ये है कि टेक ऑफ इन्फ्लेशन के बाद जब एयर में होता है ना,
वो सारी हैंडलिंग ग्लाइडर को कंट्रोल वो इंडिपेंडेंटली ही किया था, बिकॉज उससे पहले 1 साल 2 साल हमारी घर में ट्रेनिंग सिमुलेटर पे होती रही है, उसके बाद ग्राउंड पे ट्रेनिंग होती रही है, तो यू गेट टू नो, यू हैव दैट सेंस ऑफ कनेक्टिविटी विद द ग्लाइडर। वेट आप दोनों का अभी भी है, उस समय बहुत ही कम था, तो इतने कम वेट हो वैसे भी वो पैसे कहते हैं भाईजान मैं ऊपर ही जा रहा हूँ, नीचे कोई नहीं जाना मैंने, वेट का जरा सा फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। हाउ लॉन्ग वाज दैट फ्लाइट? इनकी कितनी ड्यूरेशन थी फ्लाइट की, फर्स्ट सोलो फ्लाइट? ये इनकी थी मेरे ख्याल से 2-3 मिनट। 2-3 मिनट की थी। 2-3 मिनट में, अच्छा एक लम्हे के लिए कभी इन दोनों की सोलो फ्लाइट्स में आया एज अ मदर, है मैं क्या कर बैठी है? करती है, you have no idea, she is like so brave to let us come into it, but the thing is कि when she is making videos ना, तो videos बनाते बनाते she goes like, जब टेक ऑफ होने लगता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, so yeah there is this sense of motherhood ना, जो there is still that fear, but उसे overcome करने के लिए to do something you have to, you know। ललित क्या शौक है वैसे आपका, जनरली अपना शौक बताएं इसके अलावा? मेरा थोड़ा फैशन डिजाइनिंग पे है और आर्मी का है मुझे। आई वांट टू बी आर्मी डॉक्टर इंशाल्लाह। और मामा ने जो इतनी मुश्किल से ये कंपनी रन की है, तो साथ में इसको भी टेक ओवर करना है। नाइस। तो आपकी तो मतलब फ्यूचर सीईओ आप भी कंपनी में से रखी हुई है अभी से। क्योंकि मैं आपको बताती चलूं कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो देखें जिस तरीके से पहले आपने बात की थी कि कहीं पर भी जाते हुए अगर कोई फीमेल ना हो तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किलात थी, क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान में मेल भी जो थे वो भी पैराग्लाइडिंग में इतनी एक्सट्रीम एडवेंचर में बहुत कम थे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किलात थी। तो मेरी कोशिश थी और मेरे अंदर ये एक जुस्तजू थी कि मेरी तरह जो मुश्किलात, जिन मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा, अभी यहाँ जा रहे हो आगे कोई फीमेल नहीं है, तो फीमेल हो तो आपको पता है हमारी जो बच्चियाँ हैं आती हैं वो वैसे ही रिलैक्स फील करती हैं, तो मैंने बहुत सी बच्चियों को ट्रेनिंग करवाई और मेरे जहन में यही था कि उनके लिए जो मुश्किलात मुझे सामना करना पड़ा है, उनके लिए ये एक नई और मुश्किल चीज़ ना लगे, वो आएँ और उनको पता हो कि ये एक फ़ीमेल कर रही है, हमने इनके पास जाना है, हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनके भी जब किसी फीमेल को कोई फीमेल देखती है ना, तो फिर ज़्यादा इंस्पायर होती है। और कितनी ऐसी लड़कियाँ ख़वातीन आपके पास आई जो कहती थी अच्छा हम नहीं पैराग्लाइडिंग कर रहे होते क्योंकि मेल करवा रहे होते थे और अब हम कंफर्टेबल हैं और हम आपसे, कितना आपने रुझान देखा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि कितनी अभी ये पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, तमाम जगहों से मेरे पास पैराग्लाइडिंग के शौकीन आए हैं और बहुत से तो ग्रुप्स और ट्रिप्स तो मुझे सिर्फ इसलिए मिलते थे कि आगे फ़ीमेल हैं, तो मैंने अनगिनत फ़ीमेल्स को ट्रेनिंग करवाई है स्कूल्स में भी, कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की, तो बहुत काफ़ी लड़कियां हैं कि मैं आपको भी बता नहीं सकती। और इंस्ट्रक्टर्स भी अब हैं इस शोबे में? नहीं, इंस्ट्रक्टर तो कोई भी नहीं है। ये है कि पैराग्लाइडर जो हैं, देखिए क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि फुल एक टाइम देना, क्योंकि ये एक ऑफिस वर्क नहीं है या आप गए हैं और जाकर बैठ गए हैं। मगर आती हैं लड़कियां, ये है कि अपनी फ़्लाइट, फन फ्लाइट वगैरह करके चली जाती हैं, मगर इसको एक बिल्कुल ही करवाना, टीच करवाना, वो हाँ वो उस तरह से अभी रुझान नहीं है, मगर आने वाले दिनों में हम देखेंगे इंशाल्लाह। और रुझान क्यों नहीं है? डू यू थिंक स्टिल, चूंकि कभी कभी होता है, हर वक्त जरा नहीं हो रहा होता, वेदर डिपेंडेंट भी होता है, चैलेंजिंग भी है, तो आपको लगता है कि इसलिए भी शायद लोग नहीं आ रहे कि उन्हें शायद ये भी लगता है कि अच्छा हम अगर फुल फ्लेज इस तरफ जाएंगे तो शायद हम बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे। आपने जो कंपनी चलाई है, फर्स्ट थी, आपके लिए थोड़ी डिफरेंट रही जर्नी, बट शायद बाकी इसलिए नहीं आ रहे होंगे। मैं ये खवातीन मर्द दोनों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। बिल्कुल, अर्निंग की भी जहाँ तक मैं बात करूँ कि जाहिर सी बात है कि मैंने काम किया और इतने सालों में किया है, तो अगर मैं कहूँ कि अर्निंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है तो नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जो हमारा इक्विपमेंट होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि वो बार बार मंगवाया जाता है, क्योंकि पॉलिएस्टर टाइप ये होता है और वो फिर बिल्कुल डैमेज हो जाता है, क्योंकि जो नए लोग होते हैं वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो कहीं विंग ड्रैग हो गया, कहीं से डैमेज हो गया, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है।
तो और दूसरी ये वजह भी है कि मुश्किल बहुत है इसलिए कि आके आप फन फ्लाइट तो कर सकते हैं, मगर इसको आती हैं कुछ लड़कियां फीमेल्स आती हैं, कोशिश करती भी हैं, वो यही होता है कि 3 महीने 4 महीने करके फिर एक साइड पे हो जाना। क्योंकि देखिए हमने सुबह जागना होता है, सुबह हमने अपनी फील्ड में पहुंचना होता है और फिर ये है कि फुल डे हमारी ट्रेनिंग होती है और फिर रात में वापस आना होता है। वही में बात है कि खुद से जो आप कर रहे हैं ना उसके लिए आपको टाइम कम देना पड़ता है, मगर जब आप ट्रेनिंग करवाते हैं ना तो आपको फुल टाइम देना पड़ता है। उसके लिए ये नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास ग्रुप है 50% का है, 100% का है, 10% का है, मुझे मुजफ्फराबाद जाना है, मुझे चकवाल जाना है। आपका ट्रैवल इन्वॉल्व है ना इसके अंदर। जब बाकी खवातीन क्यों नहीं आ रही हैं इस फील्ड में? हमने तो काफी फील्ड्स में खवातीन को अब टेक ओवर करते हुए देख लिया है, बट ये अभी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर हमें फीमेल इंस्ट्रक्टर्स नहीं नजर आ रही होती हैं। What's the reason? बस मैंने आपको यही बताया कि थोड़ा सा ये मुश्किल है ना, मुश्किल है और इसको फुल टाइम देना पड़ता है। शायद इस वजह से भी कि हमारे माइंड में हमेशा से वो कंडीशनिंग होती है ना, वो कर दी गई है कि वाली भी है ना कि ये फील्ड ही लड़कों की है, तो खवातीन खुद भी अब डरना शुरू हो गई हैं कि अच्छा शायद हमारी फील्ड ही है, हम इतने फिजिकली या इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। असल में पता है कि दिस इज अ फील्ड दैट रिक्वायर्स यू टू हैव अ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि इतनी टेक्निकल है। एवरी सिंगल लाइन ऑफ अ ग्लाइडर इज कनेक्टेड टू एवरी सिंगल राइजर एंड यू नीड टू नो कि हर राइजर का पर्पस क्या है, कब आपने यूज करना है। इट्स अ मिस्टेक ऑफ अ 10th पार्ट ऑफ अ सेकंड एंड यू आर डन। तो आपको बहुत टेक्निकली इसको लेके चलना है। यू नीड टू नो कि आप एयर में है, कुछ होता है, थर्मल है, विंड कंडीशन चेंज होती है, व्हाट स्टेप यू नीड टू टेक। और टेक ऑफ करते हुए यू हैव टू टेक इट इंडिपेंडेंटली, आपको उसको लेके चलना है। तेज विंड है तो आपने क्या करना है, स्लो विंड है तो क्या करना है। इट इज वेरी टेक्निकल, इतनी आसान नहीं है। बात यह है कि आप सीधी रोड पे तो गाड़ी चला लोगे, बट व्हेन यू आर ऑन अ जीटी रोड वेयर देयर इज ट्रैफिक, डैम, वहां पता चलेगा फिर आपको वेयर योर स्किल इज टेस्टेड। दैट इज व्हाई एक इंस्ट्रक्टर जिसको इन्स एंड आउट का पता है और एक पायलट फर्क होता है। वेरी ट्रू। तो जब इंस्ट्रक्टर है ना उसको पता है कि यू नो कोचेस दे नो कि जब कुछ हो जाता है तो हाउ टू टैकल विद दैट। पायलट्स दे कम लाइक सीधी फ्लाइट मारना, तो आपको ऊपर से सोलो फ्लाइट्स आते हैं, बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटीज के, वी असिस्ट इन ड्यूरिंग द टेक ऑफ। हम आपको रेडियो से बता देते हैं कि आपने क्या करना है, लैंडिंग आप कर लेते हैं जो इंस्ट्रक्शन के साथ। अच्छा अलाउ है ये? कोई भी आया और फर्स्ट टाइम सोलो फ्लाइट हाँ जी, उनको हम ग्राउंड ट्रेनिंग पहले कराते हैं, अटेम्प्ट्स कराते हैं कि आपको पहले पता हो कि आपने एयर में हाथ कहाँ रखने हैं, ब्रेक्स कैसे अप्लाई करनी है, लेफ्ट टर्न कैसे करना है, राइट टर्न कैसे करना है। बट वो सीधी फ्लाइट है, वो फन फ्लाइट है, वो फन फ्लाइट है। When you go up where the wind conditions are very harsh, जब थर्मल्स आते हैं, क्लाउड्स के डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, वहां पर जब आपको चेक करते हैं ना, फिर चेक करते हैं, यू हैव नो आइडिया। इतने स्पाइरल मारते हैं ना ग्लाइडर जब कंडीशन खराब होती है, तब आपके पास स्किल नहीं है ना। तो इवन आप अगर गए हैं किसी जगह पे और वहाँ पे विंड कंडीशंस आर नॉट गुड, तो जाहिर है आपको कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी ये भी होता है कि आप बिल्कुल तैयार हैं, इनकार हो जाता है, इनकार जी, हवा एकदम बंद हो गई है, आप नहीं कर सकते। we sit there, फिर हमें वापस आना पड़ता है without even attempting a single flight। ये हो जाता है। अच्छा मुझे नहीं पता था ये कि आप सोलो फ्लाइट कर सकते हैं विदाउट हैविंग दैट टैंडम राइड्स। फॉर्म फिल करवा लेते होंगे ना? फॉर्म फिल कराते हैं, उनकी पूरी एग्जैक्टली कराते हैं। हाँ, वो तो इन्हें कैसे कराते हैं, पार्ट ऑफ प्रोसेस ना, ऑब्वियसली वो तो उस फॉर्म पे लिखा होता है कि आप कुछ हुआ तुम्हारी अपनी गलती है, बिकॉज़ आप अपनी मर्जी से सोलो फ्लाइट ले रहे हैं ना। बट लेकिन वो जो जिन लोकेशंस पे हम कराते हैं वो साइंटिफिकली रिसर्च प्लेसेस है। करवा रहे हैं बिकॉज़ हमारे पास 2-3 लोकेशन तो बहुत ज्यादा हैं, जिसमें खानपुर बेस में चकवाल भी है, जिसमें मुजफ्फराबाद भी, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जो कि हो भी रहा है, तो जनरली वो टेस्टेड है और वहाँ पे जनरली चीजें सेफ ही हैं। कोई मिसहैप कभी किसी खातून के साथ हुआ जो कि आपके साथ टैंडम राइड पर एकदम बाजी मैं नहीं जा रहा? नहीं, बस ये होता है थोड़ा सा। तो देखिए फर्स्ट टाइम आप पे एयर में होते हैं, थोड़ा बहुत तो नहीं, इस तरह इतना नहीं होता, क्योंकि हम उनको एंगेज कर देते हैं, बातों में एंगेज करते हैं। कोई याद आई हो टेक ऑफ आ जाती है बड़ों को अगर वो ये कहते हो थल्ले लेके जाओ जल्दी।
टाइम तो नहीं लगना है। हाँ, हम कहते हैं अब तो आप हमारे शिकंजे में आ गए हैं, तो अब हमारी मर्जी से ही जाएंगे। मगर ये है कि कुछ चीज़ों का अंदाज़ा भी हो जाता है जब कोई इंस्ट्रक्टर है वो करवा रहा होता है, किसी को कोई राइड करवा रहा होता है, तो थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो जाता है कि नेक्स्ट जो हमारे साथ जो पैसेंजर है उसकी फीलिंग क्या है, वो डर रहा है, उसको मुतमईन करना हमारा काम होता है। यही तो ट्रेनिंग होती है, यही तो ट्रेनिंग होती है जो काम वहीं पर आती है। जो अम्मी याद आती है, फिर आप अम्मी को भुलाते हैं। कोई ऐसी ख्वाहिश है फैमिली को लेके, किसी एक स्पेसिफिक मेंबर को लेके, आप दोनों मुझे बताइएगा कि मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा फैमिली मेंबर है इसको तो मैं लाजमी लेकर जाऊँ साथ, प्यार से। Who would that one be? Family member as such. जो डरता हो, डरती हो कोई भी? वैसे तो I do not have anyone in mind, but I have my cousin brother. He is very excited to do it. Okay. But Jarar Haider, he really wants to do it. Actually, हमारे पास भी वो clashes आ जाते हैं. My university has different schedule, his has different schedule, तो करा नहीं सकते. But he is very excited to do it. I don't know if he is scared or not. Obviously, there is an adrenaline rush. पहली दफा आप जो करते हो ना, वो जो एड्रेनलिन रश मिलता है ना उस टाइम, that's amazing. उस टाइम आप पूछ रहे थे ना कोई ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ हो, इट हैपेंस। पता है जब हम एयर में होते हैं ना, जब स्पाइरल्स मारता है ना ग्लाइडर, तो चक्कर आते हैं, वॉमिट आती है, तो की है लोगों ने, they do throw up in the air। और टेक ऑफ के टाइम मतलब हवा में जाके भी प्लीज डोंट लेट मी इमेजिन दैट। आई मीन जस्ट इमेजिन आप नीचे खड़े हुए हैं और ऊपर से आपको पता भी ना क्या क्या है। बारिश आप खाना खा रहे हैं, आउटडोर बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है जी। कतरा कहाँ से गिरा जी? बारिश नहीं, हल्के बादल भर रहे हैं। बारिश ना खाए ऐसे जगह पे जी, आप लोग रिस्पॉन्सिबल इसके। नहीं, वो बंदा जो खा के चला गया पैराग्लाइडिंग करने के लिए, आपके माइंड में ऐसा कोई शख्स है जिसको चाहते हैं वो लाजमी करे? Well, the same answer as जरार कर लो भाई अब। Because the reason is हमारी फैमिली में कुछ ज्यादा इतनी है भी नहीं, connectivity नहीं है। So yeah, he is the close one and I'll go with him. He should do it. अल्लाह करे अब इतनी आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन है तो जरार जरूर जाएंगे। Go do it. How old is he? He is 22. कर लो भाई, 4 साल में कर लिया, 3 साल में कर लिया था। प्लीज कर लो। थैंक यू वेरी मच, इट्स सो ग्रेट टू हैव यू ऑल। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त काम आप लोग कर रहे हैं और हमें तो बहुत मोटिवेशन मिली आपको देख के। लेकिन जरा अब उम्र किस हिस्से में के डर लगता है? नहीं आपने इनको आपने इन्होंने पैराग्लाइडिंग की है, इन्होंने स्काई डाइविंग भी की है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अच्छे वक्तों में कर ली थी? नहीं, पिछले साल ही की थी, इस साल की थी। अब तो पता पिछला साल, अभी तो शुरू हुआ ना ये साल, तो 2025 में की है ना, तो सही है। तो अब दोबारा तो कर ही सकते हैं, कर सकते बनने की नाकाम कोशिश। मुझे वाकई जो मैं चीज एक बार कर लेता हूँ, मुझे लगता है कुछ और करूँ। तो बंजी जंपिंग इज समथिंग जो मेरी लिस्ट में है, जो कि आई डोंट नो मैं कब कर पाऊंगा। जितना देर हो जाएगी उतना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, बट लेट्स सी। मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन हाँ अपने बच्चों को लेके मेरी ख्वाहिश बहुत है, लेकिन उसमें ना एक औरत मेरे आड़े आ गई है। उन बच्चों की माँ तो नहीं होने दूंगी ये मैं, तो अब मुश्किल है जी। एनीवेज, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। मैं आया। आ जाओ सब, खींचो कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं, ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टाइल के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की।
शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं कहानियां गूंजेंगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। गाला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, the top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद 2026। वैसे हर साल के आगाज में हम देखते हैं कि बड़ा ना न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पे बात हो रही होती है। आई एम सो ग्लैड कि आजकल ज्यादा जो हमने बात देखी लोगों की वो फिटनेस को या हेल्थ को लेकर देखी कि मैं वैसे आप सोच रहे हैं कि 2026 अभी तक तो टाइम लगेगा ना 25 ये होता है, गाने में ऐसा होता एक दो महीने लगता है, फेब के एंड तक हम 25 ही कहते हैं। ज्यादा हो गया, मतलब जनवरी तक हो चुका है। अच्छा मुझे कोई स्लो भी होता है ना बंदा। अच्छा शुएब, मुझे 2025 का जनवरी याद है कि जनवरी खत्म ही नहीं हो रहा था। है? हाँ, याद है? या, जो हम कह रहे थे साल शुरू हुआ है, साल बढ़ ही नहीं रहा आगे, और सब लोग ये कहते हैं कि जनवरी बहुत लंबा हो चुका है ये मंथ। इस बार ये जो शुरू के कुछ दिन है वो मतलब बहुत जल्दी जल्दी गुजरे, ऐसा है ना कि पता नहीं चला बिल्कुल भी। सो आई डोंट नो ये क्या है या क्या है, बट ऑब्वियसली लास्ट ईयर से जनवरी में अभी देख रही होती हूँ कि अच्छा ये जल्दी जल्दी दिन गुजरे हैं, बट आगे अभी लेट्स सी क्या होता है। बट लास्ट ईयर तो 1 जनवरी से आपने देखा था कि 31 जनवरी तक वो टाइम ऐसे लग रहा था जैसे साल गुजर गया, और सब लोग जब मीम्स बन रही थी और सोशल मीडिया पर डिस्कशंस हो रही थी। खत्म ही नहीं हो रहा महीना। एनीवेज ये मौजू है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। व्हाट्स योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन? इंटरेस्टिंग। ओके आपने मुझे मेरी ऐसा न्यू ईयर रेजोल्यूशन, मैं कोई ऐसा मतलब मेरा भी यही होता है कि आई गो विद द फ्लो। मतलब मेरे कुछ अपने पर्सनल कुछ गोल्स हैं वो हैं, बट जो बताना नहीं चाह रही हैं आप।
हाँ मतलब ये होता है कि फाइनेंशियली मुझे ये है कि थोड़ा ज्यादा बेहतर चीजें करनी है, कुछ अपने सेटअप की तरफ जाना है, ऑल दैट, बहुत सारी चीजें लाइक आई हैव प्लान्स, और मुझे ये है कि मुझे 2026 में उनको अचीव करना है। दैट्स इट। इंटरेस्टिंग। न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप बताएं। अच्छा, मेरी पिछले 3-4 सालों से सेम रेजोल्यूशन होती है। मैं एडमिट करूंगा कि मैं उस पर फेल तो नहीं, लेकिन हाँ जिस तरह से मुझे जाना चाहिए उन गोल्स की तरफ मैं उस तरह से नहीं गया। इस बार मैंने उसमें थोड़ा सा एडिशन किया है। लाइक पिछले 3-4 सालों से हर साल ये मैंने हमेशा से कहा कि नहीं, हेल्थ एंड फिटनेस दैट इज द ओनली गोल। वो जिम है, वो एक्सरसाइज है, वो आपकी फिजिकल हेल्थ भी है, वो मेंटल हेल्थ भी है। मैंने उस पर बहुत ज्यादा फोकस रखा। लेकिन इस दफा का मेरा जो न्यू रेजोल्यूशन है वो है कि मुझे एआई को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर अपने आप को थोड़ा सा और इक्विप्ड करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि वी आर लैकिंग इन दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अगर आगे बढ़ना है तो फिर हमें इसके साथ चलना होगा। मैं तो सभी ये सोच रहा हूँ कि व्हाई नॉट टू वर्क ऑन अ वे कि हम दोनों अपना अपना एक क्लोन बनाएं, उसको इतना ट्रेन कर दें उसकी लैंग्वेज में, किसी दिन छुट्टी करें तो क्लोन बैठो, पता भी ना हो आपको कि वो है या ये तो मोटिवेशन है। ये तो मोटिवेशन है ना। मुझे लगता है ये 2 दिन के लिए ठीक रहेगा, उसके बाद हम दोनों को भी अर्ज होंगे किसी तरह आए और आके अपना काम करें। नहीं आई मीन देखो, हम उससे सीखेंगे भी ना कि हमारा ये क्लोन होगा। आसानी करेगा, हमने ही उसे सारी लैंग्वेज दी होगी, तो क्योंकि नॉर्मली होता है ना कि आप कहते हैं कि जी मैं अपना इंटेलेक्ट या मैं अपना जो स्टाइल है वो क्यों किसी को दूं, तो वो चूंकि आपका अपना क्लोन होगा तो आप उसे दे सकते हैं, कॉपीराइट्स का मसला भी नहीं होगा। ये तो हमने बात कर ली अपने हवाले से। लेकिन आपका क्या है न्यू रेजोल्यूशन, आपने इस बारे में क्या सोचा, ये बात भी, और दूसरा कितना जरूरी है टू हैव अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, और बिलखुसूस अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। इस मौजू पे आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे मुमताज साहिबा ने, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनर हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप ठीक हैं? ग्रेट टू हैव, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। व्हाट्स योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन? ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मी, आई ऑलवेज स्ट्रेस कि मैं 4S पे काम करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ, बिल्कुल ठीक है, सोल, स्किल एंड देन सोशल। आपने मुकम्मल कर दिया सब कुछ। एक एम डाल लेती हैं इसमें ना, M for मनी। नहीं, वो सेल्फ में शामिल हो जाता है ना, मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट। वो सेल्फ में शामिल हो जाता है, जो आप पर्सनल गोल जो सेट करते हैं। सेल्फ नहीं, वो जैसे बाय प्रोडक्ट नहीं, सेल्फ 4S कर लेंगे तो M तो आ ही जाएगा। क्योंकि सेल्फ जो है इज एक्चुअली अबाउट द पर्सनल गोल, जो इस पे सबसे पहले आपको फोकस करना है, क्योंकि आप हैं तो फिर दुनिया है या जहाँ है। उसके बाद आपने सोल, विच इज़ वेरी क्लोज टू योर थिंग, बिकॉज बेसिकली आपने उसको सोल को ट्रेन करना है ताकि आपको सेल्फ को अपने ग्रूम कर सकें। और थर्ड थिंग इज़ अबाउट द स्किल दैट यू शुड बी हैविंग फॉर योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि आप जहाँ पे भी जाते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप एम्प्लॉई हैं, चाहे आप बिजनेस वर्ल्ड में मूव कर रहे हैं या बिजनेस पर्सन हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपको स्किल रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और लास्ट जो सोसाइटी है, वट एवर यू आर डूइंग, इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर दिस सोसाइटी, उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, आप किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं। सो 360 का जो ये साइकिल है ना, इट शुड बी कम्प्लीटेड, आई थिंक सो। जबरदस्त जी। और कितना ज़रूरी होता है हम सब के लिए जनरली कि अच्छा टू हैव अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इस पर एक हेल्दी डिबेट होना, या डिबेट ना भी हो, आप अपने आप से गुफ्तगू करें उससे मुताल्लिक कि अच्छा दिस शुड बी माय गोल, और ये मेरा एक रियलिस्टिक गोल है जिसको मुझे अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। हमें जो है कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, हम कोई भी नई जॉब शुरू करते हैं, कोई भी हम नया इनिशिएटिव लेते हैं, तो आपको पता है कि हम अपने आप को मोटिवेट और रिफ्रेश फील करते हैं। जिस तरह इट्स जस्ट लाइक कि मोबाइल को आप रीसेट कर लें या कंप्यूटर को आप रीस्टार्ट कर लें, तो आप देखें उसके अंदर जो मोटिवेशन और एक्टिवेशंस जो एलिमेंट होते हैं वो उसी तरह होता है। और आई थिंक सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर नए साल के लिए अपने एक गोल अपने आपके सामने होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास रोड मैप नहीं होगा तो आप किस तरीके से अपने पूरी साल के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और गोल्स जो हैं जो आप सेट करते हैं, इट शुड बी अचीवेबल। ऐसे गोल्स नहीं होने चाहिए कि आप कह दें कि मुझे इस साल हेल्दी रहना है, जिस तरह आपने कहा कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे अपने उसमें मेंटल वेलबींग में काम करना है। आपके जो गोल इस तरह से होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेट किया फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गोल सेट किया तो इट शुड बी अचीवेबल एंड मेजरेबल इन अ सेंस कि यू शुड वॉक 10 मिनट्स टू मेक योर सेल्फ हेल्दी।
सो इस तरीके से उसको अच्छा, वो अचीवेबल तो आई करना थिंक चाहिए। मेरे गोल को अचीव करने के लिए स्मॉल स्टेप्स है ना ये, जी, कि जी, जिम बिल्कुल। लाजमी करूंगा, मैं एक्सरसाइज जी। लाजमी जी, करूंगा, जी। स्विमिंग करूंगा तो वो लाजमी करूंगा। जी बिल्कुल, क्योंकि बाज लोग जो है ना वो ये इस तरह से रेजोल्यूशन करते हैं कि मुझे इस साल अपने आप को फिट रखना है, मुझे इस साल ये प्रोजेक्ट करना है। मुझे भी याद आया, मैंने गोल चेंज कर लिया। क्या? I'll make my wife more happier. आपकी जिंदगी के सारे मसले हल, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है तो आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक अगला रहेगी। सवाल सुनो ना, अच्छा। क्या इस कायनात में ये मुमकिन है कि आप अपनी बीवियों को खुश रख सकते हैं? हाँ ना, क्यों नहीं है? How? बस हाँ में हाँ मिला है, बात खत्म। आपके वाइफ इज ऑलवेज राइट, सारी बीवियां खुश हैं। 10 साल से यही कर रहा था वैसे। सही है ना, मतलब आप इसका मतलब आप ठीक से नहीं कह रहे, इसका मतलब आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है जो कि नहीं वो सही उसने बात की है, अब ठीक से नहीं कह रहे थे। हाँ ना, आपको वो ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, मसला आप में है। मसला शोरों में होता है। तो अपने बीवियों में कभी कोई मसला नहीं होता। फिर आपने अपने आप को एनालाइज करने की क्या चीज मुझे करनी चाहिए जो मैं खुश रख सकूं। तो इनको ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसका मतलब तो आपको इनको ट्रेनिंग जरूर देनी है। आप जरा आते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से व्हाट डू यू थिंक, किस तरह से अपने गोल सेट करने चाहिए? बिकॉज मैं रियलिस्टिक एक बात करूंगी, हम अक्सर ये करते हैं कि न्यू ईयर शुरू हो रहा है जी, 1 से 10 जनवरी तक जी हमारा ये गोल है, बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, कुछ अनरियलिस्टिक गोल्स भी इसके अंदर। हाँ समीन, 10 दिन गुजरने के बाद फर्स्ट वीक 10 डेज में जिम में बड़ा रश होता है, और 10 दिन के बाद जो है वो वापस एनर्जी लो, उसके बाद एक साल अगले साल देखेंगे, हुआ तो हुआ, ना हुआ तो ना। या मंडे से या 1 फरवरी से या फिर अगले साल से। हाँ, ये क्यों होता है? अच्छा, आप ना पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स कर रहे हैं ना। अच्छा, जिम की जो बात कर रहे हैं ना वो प्रोफेशनल ये होता है। मैं कर रही थी ना प्रोफेशनल। प्रोफेशनल ये होता है कि आपने कोई ना कोई ऐसी स्किल सीखनी है जो कि हेल्प आउट करे आपको प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए। बिल्कुल ठीक है। कौन सी स्किल्स हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अपना देखें कि आप किस चीज़ में लैक कर रहे हैं। आप कम्युनिकेशन स्किल में लैक कर रहे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट में लैक कर रहे हैं, आप लीडरशिप को जो स्किल्स हैं उसमें लैक कर रहे हैं। तो आपको ना अपने जिस तरह से 90 डेज के लिए गोल सेट करने के मुझे 90 डेज या 30 डेज में शॉर्ट स्टेप्स की फॉर्म में कि मुझे 30 डेज में मुझे ये स्किल्स इंप्रूव करनी है। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है? फिर वो एक्शंस आपने अपने आप के सामने रखने हैं ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, और उसके बाद जो इम्प्लीमेंट कर लें फिर अपने आप को प्रैक्टिकली वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखें कि वाकई आपने वो स्किल लेने के बाद आपने इस चीज़ को इम्प्रूव किया है कि नहीं किया। अच्छा जी। So you think कि एक स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है, सिर्फ न्यू ईयर रेजोल्यूशन जरूरी नहीं है कि आपने गोल सेट कर लिया, उस गोल को अचीव करने के लिए आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। जी बिल्कुल। तो आप अगर स्टेप्स फॉलो करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स, तो आप थकेंगे भी नहीं, एंड यू नो कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आपको लेना, स्मॉल स्टेप्स में सफर अच्छा होगा। और स्मॉल स्टेप्स के साथ ना कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ टाइम के लिए सीख के बस खत्म कर लेते हैं, अब हम मास्टर्स हो गए। आपको पता है स्किल जो है ना, एग्जैक्टली इसको आपने कंटिन्यूसली सीखना है, तो वो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। और इसमें इदारे का और एम्प्लॉयज का अलाइन होना कितना जरूरी है? बिकॉज अगर मैं एज एन इंडिविजुअल सोच लूं कि अच्छा मुझे ये करना है, या फॉर दैट मैटर कोई भी अपने अपने इदारे को लेकर आप सोच सकते हैं बात, तो इदारे को भी ज़ाहिर है इस पर एक पॉलिसी या फॉर दैट मैटर एक थॉट प्रोवोकिंग सेशंस तो रखने चाहिए एम्प्लॉयज के साथ कि अच्छा हम अगर ये करेंगे मिलकर तो टुगेदर विल ग्रो। तो वो जब इदारा भी एक चीज सोचता है तो आप फिर मिलकर इकट्ठे उस गोल को लेकर आगे चल रहे होते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हर इदारे के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान होता है। और स्ट्रेटेजिक प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं। बिल्कुल। अब एम्प्लॉयज़ की जो ट्रेनिंग और ये सब चीज़ें जो शामिल होती हैं वो नीड बेसिस होती हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोजेक्ट रन कर रहा है, उसमें एम्प्लॉयज़ को कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपको अपने जो है ना ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, स्ट्रेटजीज बनानी है कि मुझे इतने एम्प्लॉयज़ को इतनी ट्रेनिंग देनी है या इस एम्प्लॉय को इतनी ट्रेनिंग देनी है। तो उसके मुताबिक जो है ना वो आप प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की भी ग्रूमिंग में काम कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ जो है उनकी एफिशिएंसी से ग्रो कर सकता है। वेरी ट्रू, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, क्या रुझान देखा है आपने कि हम वाकई प्रोफेशनली गोल्स को लेकर सीरियस होते हैं, या कि आपने देखा कि सिर्फ बातों की बुनियाद ही है, बातों की हद तक ही है? जी जी, मैं आई एग्री विद यू, क्योंकि हम लोग अक्सर जो है ना डिस्कशंस में और बातों में ही वर्बली जो है ना इस चीज़ को जो है ना डिस्कस कर रहे होते हैं, बट ऑन पेपर राइटिंग फॉर्म में कुछ नहीं होता। तो मेरा ये ख्याल है कि ऑन राइटिंग फॉर्म में ऑन पेपर होना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को ट्रैक कर सकें, उसको एवेल्यूएट कर सकें, और फिर उसको नेक्स्ट ईयर के जो भी गोल्स हैं उसमें जो है ना इनकलकेट कर सकें।
और क्या ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों हवालों से ही हमें इतना ही सीरियस होना चाहिए? जी, पर्सनल तो आपकी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए ज़रूरी है ना। फॉर एग्जांपल अगर मेरा पर्सनल गोल है कि मैंने फोकस करना है, डिसिप्लिन रहना है इस ईयर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? उसके लिए मैं मोर टाइम दूंगी ऑन रीडिंग को और इस तरह की एक्टिविटीज़ को जो मुझे फोकस कर सके, ठीक है ना। तो साइड बाय साइड ना सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव सेट कर रही हूँ बल्कि उसके साथ साथ मैं इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स पे भी काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी पर्सनल तो ग्रूमिंग कर ही रही हूँ, लेकिन प्रोफेशनली मुझे हेल्प आउट इसलिए कर रहा है क्योंकि वही वाली पर्सनल जो मेरी ट्रेनिंग है या जो ग्रूमिंग है वो मुझे हेल्प आउट कर रही है अपने काम पे फोकस करने के लिए। सो इस तरीके से मैं प्रोफेशनली भी ग्रूम कर रही हूँ। तो अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि हमारी कोई न्यू रेजोल्यूशन नहीं है, गो विद द फ्लो, दे डोंट फील मोटिवेटेड, वैसे मेजॉरिटी ऐसे है। देखिए मैं सच्ची बात बताऊंगी कि फर्स्ट डे पे ही सिर्फ लिख देना कि अच्छा जी दिस इज माय न्यू रेजोल्यूशन, बट मेजॉरिटी ऐसे ही हैं जो कि कहते हैं बस ठीक है नया साल आया। वो कहते हैं कि सिर्फ साल बदला है, ना घर बदला है, ना जॉब बदली है, ना बॉस बदला है, ना हालात बदले, ना होस्ट बदला है। तो देखें ना, आपकी कोई मोटिवेशन नहीं लगती फिर। अगर कैसे मोटिवेट करने के लिए जरूरी है कि आप देखें अपने इर्द गिर्द चीजों। आप देखें मैं अक्सर जो है ना जापानीज कल्चर को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। उनकी जो ट्रेडिशन है वो ये कि हर साल शुरू होने से पहले वो अपने सारे घर को ना डिटॉक्स करते हैं। अच्छा, डिटॉक्स किस फॉर्म में करते हैं कि वो अपनी सारी अरेंजमेंट को रीअरेंज कर देते हैं। उसमें से जो नेगेटिव जो एलिमेंट्स हैं वो निकल जाते हैं। तो इस तरीके से ये होता है, आप देखें ना एक साइकोलॉजिकली भी है कि अगर आप अपने कमरे को सेटिंग ही खाली चेंज कर दें, आधा घर स्टोर में आप इस स्टूडियो की अगर सेटिंग ही चेंज कर दें, यू फील मोटिवेटेड एंड रिफ्रेश। चल सेविन कल से वहां बैठेंगे। एक हफ्ते के बाद वही लगने लगता है सच बता रही हूँ मैं, आई एम जस्ट बीइंग रियलिस्टिक। वही मैं कह रही हूँ ना, इसमें कंसिस्टेंसी की जरूरत है। एक दफा करने के बाद फिर रुक नहीं जाना चाहिए कि यू हैव टू कीप ऑन, यू नो, स्टिक ऑन द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कि अगर आप लाइक 30 डेज 60 डेज या 90 डेज की उसमें आप चेंज करते रहेंगे, यू फील योरसेल्फ रीजनरेशन एंड मोटिवेटेड। अपनी रूटीन में भी ये चेंजेस लानी चाहिए। बिल्कुल लानी चाहिए, आई थिंक सो। बहुत ज़रूरी है अपने आप को एक्टिव करने के लिए। और लेकिन वो चेंज अच्छे पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरली लेट सो रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप इस साल ये रेजोल्यूशन रखें कि नहीं मैं अपनी रात की नींद पे फोकस करूंगा। और बच्चों को भी ये प्रैक्टिस करानी बहुत जरूरी है क्योंकि एक्चुअली हमारी जनरेशन का भी ये हो चुकी है चीज कि हम नहीं फील कर रहे तो मोटिवेट, बिकॉज हमें बचपन से प्रैक्टिस नहीं है। न्यू ईयर की इंपॉर्टेंस, गोल सेट करना, ये सारी ट्रेनिंग हमारी नहीं रही बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम की शायद वो जरूरत नहीं होगी एंड डिफरेंट टाइम्स थे। अब वक्त की जरूरत है कि अपने बच्चों को किस तरीके से लेके चलना है, मैच कराना है कि अच्छा जी दुनिया ऐसे जा रही है तो आपने भी उस पेस को मैच करना है। तो मे बी अब जरूरत है, अब बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे ख्याल में। और इसी तरह बच्चों को भी जो है ना वो अपने साथ साथ, क्योंकि आपके जो एक्शन है ना बच्चे उससे जो है एकदम से उसको कॉपी करते हैं और उससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। वो घर का जो एनवायरनमेंट होता है वो बेसिकली बच्चों की तरबियत के लिए ही होता है कि आप अपने घर का ऐसा एनवायरनमेंट रखें कि आपने सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, जो भी नमाज वगैरह जो भी करना है, तो बच्चे उसको ना अनकॉन्शियसली ना उनके जहनों में ये चीज़ें जो होते हैं ना आप कहते हैं डाल रहे होते हैं। जिस तरह कंप्यूटर की मेमोरी में आप डाल रहे होते हैं, इसी तरह बच्चों की मेमोरीज में भी वो चीज़ आ रही होती है। और हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम वो इस चीज़ को ना समझे, लेकिन वो उनके जो मेमोरी में अगर ये चीज़ आ गई है कुछ अरसे के बाद वो सब इसी चीज़ को करने लगेंगे बिकॉज दे वर ग्रूम्ड टू बी लाइक दिस। वेरी ट्रू जी, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि जब आप चीज़ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फॉर श्योर गुड प्रैक्टिसेस, तो वो जिस तरीके से आपके आसपास लोग उसे कॉपी करते हैं, फॉर श्योर घर में तो बच्चों से ही हम स्टार्ट करते हैं तो वो एक पूरा ना एक चेन बनती है, एक उसका इफेक्ट आता है, उसका इम्पैक्ट आता है, फिर वो ग्रैंड स्केल पर आते हैं। हमारे साथ थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट हैविंग यू ऑलवेज माशाल्लाह जी। नाज़रीन आपसे लेंगे हम इजाजत, लेकिन इस बात पर कि प्लीज इस पर जरा सोचिएगा। हैव अ न्यू रेजोल्यूशन इज वन थिंग एंड देन यू नो मूविंग टुवर्ड्स दैट, अचीविंग टुवर्ड्स दैट इज अनदर थिंग, जिसके लिए आपको शॉर्ट स्टेप्स लेने होते हैं। अचीवेबल गोल्स के लिए आपको दुरुस्त हर वक्त बार वक्त